बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज हम एक बहुत बड़े लेजेंड सिंगर और एक ऐसे स्टार उनकी बात करेंगे जिनकी एल्बम जो है 34 इयर्स के बाद जो है वो कहते हैं ना दरामद हुई है, मिली है, दरियाफ्त हुई है। और वो एल्बम इतने सालों से कहाँ थी, किसी को क्यों नहीं इसके बारे में इल्म था, इस एल्बम का पता क्यों नहीं चला, ये एल्बम रिलीज़ क्यों नहीं हुई, क्या मसले थे, किसके पास थी, ये सारी बातों को जानेंगे आज हम। और साथ साथ हम जो उस्ताद नुसरत फ़तेह खान साहब हैं उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आज अपने शो पर डिस्कस करेंगे। हो सकता है वो आपको और मुझे ना पता हो, वो आज हमारे प्रोग्राम में आप ज़रूर सुनिएगा, हमारे साथ शामिल रहिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और पहले जो मेरे पास गेस्ट हैं इसी टॉपिक पे बात करने के लिए वो हैं मोहम्मद अयूब साहब, जो कि CEO ओरिएंट स्टार एजेंसी से हैं। और मैं उनसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब। वालेकुम सलाम फ़िज़ा जी। कैसी तबीयत है जी? बस फर्स्ट क्लास, अभी सो के उठाऊँ। अच्छा, मगर आप तो बर्मिंघम में है ना अभी? जी बर्मिंघम इंग्लैंड में। अच्छा, तो 4 घंटे का फर्क है टाइम का। हाँ, तो कितने बज रहे हैं अभी? यहाँ पर तो इस वक्त 5 बज रहे हैं। 5 बज रहे हैं। अच्छा जी, मैं यही आज आपसे बात करना चाहूँगी कि उस्ताद नुसरत फ़तेह खान साहब की जो एल्बम है, जो कि 34 इयर्स के बाद लोगों के सामने आई है, तो ये पहले क्यों नहीं सामने आई, ये रिलीज़ क्यों नहीं हुई, ये किधर थी, किसके पास थी, किस एजेंसी के पास थी, इसमें क्या मसाइल थे? जी, ये दरअसल पीटर गेब्रियल कंपनी है, रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जी, वो इंग्लिश मार्केट में रिलीज करने के लिए अपनी रिकॉर्डिंग बाथ स्टूडियो में किया करते थे इंग्लैंड में। अच्छा, तो वहाँ पे उनके पास जो पहले रिकॉर्डिंग आई उन्होंने रिलीज कर दी और इसको उन्होंने कहीं ऐसी जगह आर्काइव में जो कि उनको नहीं मिली। तो अब ये आर्काइव अपने मूव कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो सडनली उनके मैनेजर ओरन हैं, उनको वहाँ पे ये एक नुसरत फ़तेह खान का नाम नजर आया। तो वो टेप जो थे उन्होंने उसकी बड़ी हिफाजत के साथ को पहले बेकिंग के लिए भेजा, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट प्ले करे तो उसका जो कार्गो ऊपर होता है कोटिंग वो ख़राब हो जाती है और टेप की आवाज़ जो है बिल्कुल चली जाती है। तो इसलिए उसको बड़ा प्रोफेशनली उन्होंने डिजिटाइज करवाया। अच्छा, वाह भाई, देखें किस तरीके से मिली है, हैरत की बात है। अच्छा, मुझे बताइएगा, नुसरत अली खान साहब के साथ आपका बड़ा देराना ताल्लुक़ है, कितने अरसे से म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप वाबस्ता हैं उनके साथ? क्योंकि जस्ट काफ़ी लंबा दीरीना ताल्लुक़ है आपका, तो आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। यहाँ पर इंग्लैंड में कव्वाली के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले 1975 में साबरी ब्रदर पहली दफ़ा तशरीफ लाए थे। उस वक्त वो अपने अरूज पे थे, उनकी कवालियाँ जो थी बाब कमाल ही और ताजदार हरम और सवेरे सवेरे वगैरह बड़ी मशहूर थी। तो 1977 में मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पर जो कि अभी भी लंदन में मौजूद हैं, जनाब हाजी हिदायतुल्लाह साहब, वो फैसलाबाद से हमारे लिए लाइव रिकॉर्डिंग आर्टिस्टों के करके लाया करते थे। तो वो एक रिकॉर्डिंग करके लाए, तो हम अपने ऑफिस में सुन रहे थे, मैं और मेरे भाई फारूक साहब और एक और सैम बलीसो के फादर थे सैम सगू। तो हम तीनों ने जब टेप लगाई तो मैंने कहा वाओ व्हाट अ वॉइस, एंजेलिक वॉइस, और इस वॉइस को हम दुनिया में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये थी 1977 में हमारी पहली उनके साथ जो तारफ हुआ था उसकी आवाज़ के साथ। उससे पहले कोई नुसरत फ़तेह अली खान का नाम यहाँ पे नहीं जानता था, क्योंकि उनके ना कोई कैसेट मिलते थे, ना कोई रिकॉर्ड मिलते थे। यहाँ पर कोई इधर टेलीविजन प्रोग्राम नहीं थे, कोई कैसेट वगैरह भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो फिर 1980 में पहली दफ़ा खान साहब तशरीफ लाए थे, तो उनके साथ मुलाकात हुई। और यहाँ पे डिग्बी हॉल बर्मिंघम है, वहाँ पर 1000 की कैपेसिटी है, तो वहाँ पे उनका पहला शो हुआ था। तो जब शो हुआ तो तकरीबन 100 के करीब लोग थे। तो मैंने जब शो सुना तो इतना ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया, तो मैंने कहा भाई इतना बड़ा आर्टिस्ट हमारे पास आया और उनको देखने के लिए सिर्फ 100 लोग हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने उनके मैनेजर थे जो जनाब हाजी शमसुल हक साहब, वो वही मैनेजर थे जो कि साबरी ब्रदर को पहले लेकर आए थे, और मैंने साबरी ब्रदर का तमाम इंग्लिस्तान में उसका टूर किया था उनके साथ। तो मैंने कहा शम्स साहब जनाब, आप अगर हो सके तो खान साहब को दोबारा बर्मिंघम में लाएं, तो हम इनका ज़्यादा लोगों से तारफ करवाना चाहते हैं। तो वो फिर एक हफ्ते के बाद हमने उनका एक शो किया एक सिनेमा में, जहाँ पे तकरीबन 600 आदमियों की सिर्फ कैपेसिटी थी।
तो वहाँ पर जब शो हुआ तो वहाँ पर तकरीबन 1000 के करीब लोग क्रैम थे, तमाम कॉरिडोर में खड़े थे। तो ये वो शो बर्मिंघम में किस जगह पे किया? बर्मिंघम लक्जर सिनेमा बर्मिंघम है, हमारी दुकान के बिल्कुल करीब होता था। अच्छा। तो वहाँ पे हमने शो किया। मैं क्योंकि पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन का उस वक्त सेक्रेटरी जनरल था, तो हमने उन लोगों को दावत फ्री दी, कोई टिकट नहीं रखा कवाली अच्छा। का, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पे शो होते हैं तो टिकट रखे जाते हैं। टिकट रखे हमने जाते जी। ज्यादा लोगों के साथ मुतारफ कराने के लिए ऐसे फनकार को हमने कहा कि ज्यादा, तो 1000 के करीब लोग होंगे मेरा ख्याल। उस वक्त उन्होंने फिर जो कवालियां गाई हैं और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया कि लोगों के दिलों में उन्होंने घर कर दिया। अरे तो हम एक कैम्प कार्डर जो होते हैं आम घर वाले, उस वक्त आए थे पैनासोनिक के, उस पर रिकॉर्डिंग की जो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं थी, लेकिन लोगों ने इसरार किया कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है कि हमें चाहिए, तो हमें कमर्शियली वो रिलीज करनी पड़ी। तो ये था हमारा पहला तारुफ उनके साथ। वाओ। अच्छा, ये जो चेन ऑफ लाइफ इसका नाम रखा गया इस एल्बम का, तो चेन ऑफ लाइफ क्या मतलब हुआ, मतलब किस वजह से? इट्स चेन ऑफ लाइट, आई थिंक इट्स नॉट चेन ऑफ लाइफ। चेन ऑफ लाइट है ये। चेन ऑफ लाइट है ये। सरे नूर वो आता है कवाली में, जो है एक कवाली है उनकी, या गौस या मीरा, उसके अंदर ये लफ्ज आते हैं, तो वो उससे उन्होंने चेन ऑफ लाइट रखा है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे साथ बताइए कि ये एल्बम तभी तैयार हो रही थी जब ये पीटर गैब्रियल के साथ काम कर रहे थे, जब उस वक्त उनके साथ गाने गाते थे? जी जी, पीटर गैब्रियल के साथ रिकॉर्डिंग की 37 ईयर पहले, और ये आर्काइव में कहीं गुम हो गई। तो फिर अचानक जब ये आर्काइव मूव कर रहे थे, उस वक्त उनके मैनेजर को ये मिली, नुसरत फतेह खान उस पर लिखा हुआ था, तो अचानक ये फिर उन्होंने इसको तवज्जो दी कि भाई देखो इतनी खजाना हमारे पास छुपा हुआ था जो कि हमने आज तक रिलीज नहीं किया। तो फिर इन्होंने ये रिलीज किया। 20 सितंबर को रिलीज हुआ है। अयूब साहब, इसको डिजिटल फॉर्म के अंदर कैसे लेकर आए? क्योंकि पहले तो दूसरे तरीके से ये पुरानी जो टेप वगैरह होती थी उसमें रिकॉर्डिंग उसमें बंद किया होगा ना, तो अब ये किस तरीके से डिजिटल फॉर्म में आया है? यहाँ पे ये प्रोफेशनल स्टूडियोज हैं जो कि उनको स्पेशल टेम्परेचर पे बेक करते हैं, और उसको उसका जितना अंदर मॉइस्चर है उसको रिमूव करके फिर वो टेप को डिजिटाइज करते हैं। तो वो बड़े आला तरीके से उन्होंने डिजिटाइज किया उसको, बहुत अच्छी क्वालिटी। ये एशियन म्यूजिक के हवाले से कितनी बड़ी दरियाफ्त है ये एल्बम? मैं समझता हूँ कि ये उनके मद्दाहों के लिए और सिर्फ म्यूजिक लवर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा खजाना है जो कि छुपा हुआ था, और अगर ये गुम हो जाता तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता था। तो मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ कवाली के लवर्स के लिए बल्कि म्यूजिक लवर्स के लिए भी, तमाम दुनिया में, क्योंकि उनके जानने वाले हैं और सुनने वाले हैं उनको, मिलियंस ऑफ लोग जो हैं आजकल सोशल मीडिया पे उनकी कवालियों को सुनते हैं रोजाना। अच्छा, और ये वैसे किस इदारे ने सबसे पहले तलाश की, दरियाफ्त की? ये रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पीटर गैब्रियल जहाँ के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो हॉलीवुड की फिल्मों में भी उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ है, लास्ट टेम्परेचर ऑफ क्राइस्ट में। तो उसके उनके इदारे में जो सारे पहले वुमेन फेस्टिवल्स वगैरह भी वो करवाते थे तमाम दुनिया में, तो उनके पास ये रिकॉर्डिंग। अच्छा, इस एल्बम के हवाले से ये जो चेन ऑफ लाइट है, इसके कोई बात की आपने, जो इनके घर वाले हैं, राहत अली ख़ान साहब हैं या फैमिली हैं, उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब की किसी फैमिली से रब्ता हुआ इस एल्बम के हवाले से? ये मेरे ख्याल में रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने किया होगा। इन्होंने प्रेस रिलीज की हैं जो कि कराची में भी है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, इसके बाद यहाँ बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन, और उसके बाद अभी न्यूयॉर्क में जाएंगे और कनाडा में जाएंगे। उनकी बेटी एक है सिर्फ निदा, वो कनाडा में रहती है, तो उसके साथ फिर वो वहाँ पर करेंगे वो। अच्छा, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि इनकी जो इस कवालियाँ हैं जो इसमें रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने भी परफॉर्म किया, तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल, उस वक्त खान साहब के साथ ही होते थे एक ग्रुप में, तो बहुत छोटे से थे उस ज़माने में। ये 1987 की रिकॉर्डिंग है, तो 1987 में मेरे ख्याल 10 साल के थे, पहली दफ़ा यहाँ पर आए थे। अच्छा, तो आपका जो, और मैंने ओरिएंटल स्टार एजेंसी ने पहली दफ़ा एशियन मार्केट में हम कॉन्सर्ट्स किया करते थे, और वुमेन वालों ने ये हमारा अपना कॉन्ट्रैक्ट था कि गोरों में वो फेस्टिवल में लेके जाएंगे। तो 1985 में पहली दफ़ा हमने इनको गोरों के फेस्टिवल में, जो कि कोलचेस्टर में हुआ था, मर्सी आइलैंड में, तो वहाँ पे पहली दफ़ा पेश किया था।
तो वहाँ पर ये रात के 12 बजे सैटरडे को इनका प्रोग्राम था 1 घंटे का। तो उस वक्त बाकी तमाम फेस्टिवल के जितने आर्टिस्ट थे वो परफॉर्म कर चुके थे, और वो देखने के लिए आए इनके टेंट में कि देखें भाई कवाली क्या चीज़ है, क्योंकि इन्होंने कवाली कभी सुनी नहीं थी, उनको पता नहीं था कि ये आर्टिस्ट क्या गाएगा क्या नहीं गाएगा। तो एज ए क्यूरियासिटी वो वहाँ पर आके इकट्ठे हो गए। तो जब ये कॉन्सर्ट शुरू हुआ 12 बजे रात को, तो 1 बजे के करीब खान साहब कहते हैं कि मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। तो हमने कहा भाई खान साहब आप तो तमाम रात गाते रहते हैं और थकते नहीं है, तो आज क्या हो गया कि अब जबकि म्यूजिक लवर तमाम दुनिया से आए हुए और आप ये एक शो कैसे आपके लिए दिखाने का, तो आपने ये क्या कह दिया कि मैं परफॉर्म, तो पता चला कि वो सी साइड के ऊपर ओपन स्टेज था, तो नीचे से बर्फानी हवा जो थी वो जब उनको लगी है तो उनकी टांगें जो थी शार हो चुकी थी। तो फिर हमने ऑर्गेनाइजर को कहा, उन्होंने हीटर्स का इंतजाम किया, कुशन्स लगाए, और उनको जब वार्म हो गए तो फिर उन्होंने जब परफॉर्म किया तो ऐसी परफॉर्मेंस हुई कि आनकोर होती रही, लोग बार बार कह रहे कि भाई और। अरे वाह। तो उसके सुबह 5 बजे जब सूरज निकलने वाला था तो उस वक्त ये कॉन्सर्ट खत्म हुआ, 4.5-5 घंटे परफॉर्म करते रहे कंटिन्यूस। तो ये पहली दफा गोलों ने सुना और इतना वो मशहूर हुए कि मैं समझता हूँ ट्रांस पे चले गए, पीस में चले गए, ट्रांस पे चले गए। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये राज की बात है, वैसे मगर आज आपसे बात हो रही है तो मैं कहूँगी कि राज पाश कीजिएगा, ज़रा बताइएगा क्या पीटर गैब्रियल से उस्ताद नुसरत अली खान साहब की मुलाकात आपने करवाई थी? असल में ये हुआ था कि 1980 में जब पहली दफ़ा ये यहाँ तशरीफ लाए थे तो हमने यहाँ के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इनके 2 लाइव एल्बम किए थे। एक उन्होंने नातिया कलाम किया था और एक गज़लों का कलाम किया था। नातिया कलाम में उन्होंने कहा था कि या मोहम्मद मदीने बुला लो मुझे, मेरे गम की दुआ और कोई नहीं, और एक नूरे अज़ली चमकिया पंजाबी की। तो 1981 में हमारी शॉप में 2 गोरे तशरीफ लाए और कहने लगे कि हमें साबरी ब्रदर की कवाली चाहिए। तो मैंने कहा क्या करनी है आपने? वो कहते हैं कि हम रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड और वोमेंट रिकॉर्ड होते थे उस वक्त, हम एक कंपाइलेशन एल्बम बनाते हैं जिसमें तमाम दुनिया के आर्टिस्ट जो हैं, फोक आर्टिस्ट या जो भी हैं वर्ल्ड आर्टिस्ट, उनको उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो कंपाइल करते हैं एक एल्बम, और वो हर साल रिलीज करते हैं। तो हम चाहते हैं कि साबरी ब्रदर की रिकॉर्डिंग उस पर रिलीज करें, क्योंकि आपने साबरी ब्रदर को यहाँ पर कॉन्सर्ट किए थे और रिकॉर्डिंग की थी। तो मैंने कहा भाई रिकॉर्डिंग तो है लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो जब रिकॉर्डिंग प्ले की गई तो वो कहते हैं कि भाई ये अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। तो फिर मैंने उनको कहा कि एक और आर्टिस्ट हैं, एक और कवाल हैं हमारे पास जिनकी हमने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में की थी, अगर आप चाहें तो मैं वो आपको सुना सकता। तो फिर जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनाई तो वो कहते हैं वाओ व्हाट ए वॉइस। तो वो उसका सैंपल लेके पीटर गेब्रियल के पास अपने बाथ स्टूडियो ब्रिस्टल जो कि यहाँ से 90 मील के करीब है बर्मिंघम से, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने उसको सुनवाई तो उन्होंने भी इसको अप्रूव कर दिया। तो फिर उन्होंने 30 मिनट की कवाली में से 7 मिनट का एक पीस लेकर उस एल्बम में शामिल किए। तो जब ये एल्बम रिलीज हुई है तो मैं समझता हूँ कि कोई 1 या 2 महीने के बाद उन्होंने रिलीज की, तो एक यहाँ पे रेडियो 1 है, इंग्लिश म्यूजिक प्ले करते हैं वो, तो उसके ऊपर ये कवाली प्ले हुई। तो जब गोलों ने सुनी तो वो फिर कहते हैं कि हमें इसका पूरा वर्जन चाहिए। तो फिर हमें वो उन्होंने टेलीफोन करने शुरू कर दिए कि हमें नुसरत फतेह अली खान की वॉल्यूम 8 चाहिए। तो इस तरह से उनका तारुफ हुआ पीटर गेब्रियल के साथ। फिर 1981 में उन्होंने एक और कवाली उसमें कंपाइलेशन एल्बम में डाली। फिर उसके बाद 83 में हमने उनको खान साहब को पूरे कॉन्सर्ट टूर के लिए यूरोप के बुलाया यहाँ पर। तो जब उन्होंने सुना तो वो कहते हैं कि हम 85 में चाहते हैं कि हमारे साथ भी ये हमारे फेस्टिवल में परफॉर्म करें। तो फिर 85 में जैसे मैंने कहा कि पहली दफ़ा उनको हमें जुलाई 1985 में मर्सी आइलैंड कोलचेस्टर में पहली दफ़ा गोरों के सामने पेश किए। और वहाँ पर जब म्यूजिक क्लब आए हुए थे तो वहाँ पर उन्होंने जब सुना तो तमाम दुनिया में उनको फिर बुकिंग मिल गई। और उसके बाद यहाँ के जितने भी मेन स्ट्रीम टेलीविजन है, BBC, ITV और चैनल 4, वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए गए। और यहाँ के जब 3-4 टेलीविजन पे वो साहब में लगातार आते रहे तो यहाँ के पार्टियों ने एतराज़ किया कि भाई ये आप इस्लामिक सूफी म्यूजिक बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, हमारे ईसाई म्यूजिक आप इतना नहीं। अयूब साहब एक छोटी सी वक्फा जो है वो ब्रेक जो है हमें लेनी पड़ी है। इतनी प्यारी यादें हैं कि यादें जो हैं वो नुसरत अली खान साहब के साथ तो तवील है, और इसलिए मैंने कहा कि ब्रेक के बाद भी हम इसी गुफ्तगू को ज्वाइन करेंगे और उनकी याद को ताज़ा करेंगे, उनकी एल्बम के बारे में बात करेंगे, चेन ऑफ लाइट के बारे में। तो टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और आज हम बात कर रहे हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की जो एल्बम रिलीज़ हुई है, दरियाफ्त हुई है, चेन ऑफ लाइट, उसके बारे में जो रिलीज़ हो गई है और ये किस तरीके से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में जो हम जानकारी हासिल कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास मौजूद है मोहम्मद अयूब साहब और हमें बता रहे हैं। अच्छा, आप लाइन पे हैं? अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब है ना? वालेकुम सलाम। जी जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब की जो अभी तक लोगों तक कान में नहीं गई, उन्होंने नहीं सुनी, या शायद हमें ना पता हो मगर इंटरेस्टिंग हो और वो आपकी तरफ से आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ बताइए कोई। उनकी यादें तो बहुत हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि एक यहाँ पर संडे टाइम्स, ये टाइम्स यहाँ पर एक अखबार निकलती है, बहुत मशहूर है दुनिया में। तो संडे टाइम्स में उन्होंने एक सप्लीमेंट छापा था, 1000 म्यूजिशियंस ऑफ ऑल टाइम, और उसमें 4 एशियन म्यूजिशियन को शामिल किया गया था, जिनमें 2 हमारे वो ऐसे के थे, जिनमें एक खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम था। तो आप अंदाजा लगा कि दुनिया के 1000 आज तक जितने भी म्यूजिशियन हुए हैं या सिंगर हुए हैं, उनमें उनका नाम शामिल था। और ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। यानी उसमें लता मंगेशकर थी, एक रविशंकर थे, और एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब थे, और एक बली सबू, 4 के नाम उन्होंने शामिल किए थे। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं समझता हूँ खान साहब ने दुनिया में सूफिया इकराम का पैगाम जो है, मोहब्बत, अमन, आशिकी और भाईचारे का, वो तमाम दुनिया में फैलाया। और ये एक बहुत बड़े कल्चरल एम्बेसडर थे हमारे, जो कि सकाफती सफीर थे, जिन्होंने कि इस न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि इस्लाम का प्रचार भी बहुत किया, और उनके दुनिया में लोगों को इकट्ठा किया। यानी तमाम मज़ाहब के लोग उनको सुनते थे, हर रंग के, हर नस्ल के, उन्होंने जब देखा कि कव्वाली को नौजवान नहीं सुनते, तो हमने उनको कहा कि भाई आप ऐसे करें, कोलैबोरेशन करें, क्योंकि उन्होंने बहुत से आर्टिस्टों के साथ कोलैबोरेशन की थी। तो मैंने कहा भाई आप कोलैबोरेशन क्यों नहीं करते किसी के साथ, ताकि यंगस्टर्स तक आपका पैगाम पहुंच सके। तो फिर हमने 1990 में बली सबू यहाँ के बहुत बड़े डीजे थे, प्रोड्यूसर थे, जो कि नौजवानों के लिए म्यूजिक तरतीब दे रहे थे। तो उनको हमने कहा कि खान साहब इनके साथ आपकी कोलैबोरेशन की जाए। तो 1990 में जब ये साउथ अफ्रीका जा रहे थे, तो रास्ते में यहाँ पर लंदन में रुके। तो मैंने कहा कि खान साहब आपके पास एक दिन फारिग है, तो क्यों ना हम रिकॉर्डिंग कर दें। तो फिर मैंने यहाँ पे स्टूडियो बुक किए कवेंट्री में, जो कि यहाँ से 20 मील दूर है हमारे, और लंदन से तकरीबन 80-90 मील दूर होगा। तो वहाँ से हमने उनको कहा कि आप तशरीफ ले आएँ, तो हम वहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो फिर हमने वो स्टूडियो बुक करवाया, 12 बजे दोपहर को वो तशरीफ लाए, और वहाँ पर उनके साथ सेक्रेटरी थे उनके जनाब इकबाल नकीबी साहब, जो हमेशा उनके साथ रहा करते थे। तो अभी भी हयात हैं, बर्मिंघम में रहते हैं। वहाँ पे कल उन्होंने एक कॉन्सर्ट भी किया यहाँ पे उनकी याद में। वो हर साल बरसी मनाते हैं उनकी, तो बरसी मनाई उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट उन्होंने हिस्सा लिया उसमें। तो वहाँ पर तशरीफ लाए, तो बैली सबू ने जो वेस्टर्न क्लिक्स थे, वो क्लिक्स वहाँ पर बजाए, और खान साहब ने जो उसके ऊपर गीत गाए। तो मेरा ख्याल 3 घंटे में एल्बम रिकॉर्ड हो गई। लेकिन उसके बाद 3-4 महीने बली सबू उसके ऊपर म्यूजिक तरतीब देते रहे, और फिर जो एल्बम बनी है, तो ऐसी एल्बम बनी कि जो सबसे ज्यादा खान साहब की बिकी, और एक ब्रिज बन गई, जो कि नौजवानों के दरमियान और बड़ी नस्ल के दरमियान, और यानी कव्वाली को उसने इंट्रोड्यूस कर दिया यंगस्टर्स में, और वो एल्बम के साथ उनके कनेक्शंस के रास्ते खुल गए। थैंक यू सो मच अयूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी यादें, इतनी प्यारी बातें कि हम सुनने पे आए। तो लेजेंड उस्ताद नुसरत फ़तेह ख़ान साहब की बातें सुनते सुनते मुझे लगता है हमारी जितनी भी ये मॉर्निंग शो की हमारी एपिसोड्स हैं वो कम पड़ जाएंगी। मगर मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी कि देखें, ये हमें तोहफ़ा मिल गया, अचानक ही मिल गया, मगर तोहफ़ा मिल गया। क्या हमने कभी सोचा था कि कोई उनकी ऐसी एल्बम पड़ी हुई और ऐसे दरियाफ्त हो जाएगी और ऐसे मिल जाएगी हमें, और यूँ रिलीज़ हो जाएगी, और हम उनको नए स्टाइल से, उनके नए कॉम्पोजिशंस को, उनके नए गानों को जो है वो सुन सकेंगे। तो अब जब वो रिलीज़ होगी मार्केट में, जब वो आएगी, तो मुझे पता है कि धमाका हो जाएगा। सुनिएगा ज़रूर उनके एल्बम को, चेन ऑफ लाइट। उसमें क्या है, उनकी आवाज़, उनके गाने, उनके कलाम, उनके गाने, वो सब आप 4 उनके गाने जो हैं वो आ चुके हैं यूट्यूब पे। तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर जाकर ये जो है सुनिएगा। कवालियाँ मेरे ख्याल से भी 4 आई हैं, तो वो आप जब सुनेंगे, देखेंगे, तो मदहोश हो जाएंगे। उस्ताद नुसरत ख़ान साहब की क्या ही बात थी। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाजरीन, ऐसी चीज़ के ऊपर बात करने लगी हूँ ना कि सोच के मुझे तो एक अजीब सी कराहियत सी आ रही है। अक्सर सुना होगा आपने, सबसे बड़ा शौरमा क्या है? इतना चिकन कि आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 60 रुपये में, सिर्फ 120 रुपये में ये इतना चिकन 120, और ये इतने से पैसों में कैसे डाल सकते हैं? सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों में डालते हैं, कढ़ाइयों में डालते हैं, घरों में बेचते हैं। इन्हें कहते हैं ठंडा गोश्त। ये क्या होता है ठंडा गोश्त? नहीं पता ना? मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताती हूँ ठंडा गोश्त क्या होता है। कॉल भी आपकी शामिल करेंगे अगर किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ और उसको पता है कि ठंडा गोश्त क्या होता है, तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिएगा। कॉल पे भी साथ हम आपको जो है ना अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ये मरी मुर्गियों का जो गोश्त है ना वो ना खाइए। यार क्या कर रहे हैं, मरी हुई मुर्गी का गोश्त खा रहे हैं। कर आप नहीं रहे, कर वो रहे जो 2 नंबरी करके ना इस तरीके का गोश्त बेच रहे हैं मार्केट में, और लोग बड़े मज़े से जायकेदार चीज़ें, शौरमा, कढ़ाई बना के खा रहे हैं। मेरे साथ ज़बरदस्त मेहमान हैं, बड़े दबंग से बंदे हैं, और इनको हमने ख़ास तौर पे मधु किया है यहाँ पर। मोहम्मद आसिम जावेद साहब हैं, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी से। आज हमें सारे बातों के बारे में बताएंगे कि ये क्या तरीका है और ये क्यों ऐसे किया जा रहा है और इसकी पकड़ कैसे है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आप बताइए, ये जो ठंडा गोश्त है ये क्या है, इसकी पहचान क्या है और कौन लोग बेच रहे हैं? मैडम, मैं ये सब समझूंगा, कहना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे के अंदर जो एक ये रविश पाई जा रही है कि रातों रात अमीर होना है, उस वजह से लोग जो है वो मुआशरे के खुद ही दुश्मन जो है वो बन गए हैं। और हमें पता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। लेकिन हम चंद सिक्कों के लालच में क्या करते हैं कि बाज़ लोगों को मरी हुई मुर्गी, जिसको ठंडी मुर्गी भी कहा जाता है, या मुर्दा जानवर या बीमार जानवर या बीमार मुर्गी जो है वो खिला देते हैं, और इस बात का हमें पता ही नहीं होता कि इसका कितना नुकसान हेल्थ के ऊपर हो सकता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वज़ीर आला साहबा ने मीट सेफ्टी यूनिट जो है उसका क़याम करने में पंजाब फूड अथॉरिटी को डायरेक्शंस भी दी, और हमने अपने ही रिसोर्सेज से तमाम डिवीज़नल हेड क्वार्टर्स पे जो है फ़र्स्ट फ़ेज़ में मीट सेफ्टी यूनिट्स जो है वो कायम किए हैं। ये मीट सेफ्टी यूनिट्स जो हैं वो जितनी भी हमारी स्लॉटर हाउसेस होते हैं या जो बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पे मुर्गी का या बीफ या मटन जो है उसको ज़िबा किया जा रहा होता है या उसकी सेल परचेज़ हो रही होती है, उन जगहों पे हमारी ये मीट सेफ्टी की टीम्स मौजूद होती हैं, जिनको वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं वो लीड कर रहे होते हैं। और हम तमाम पॉइंट्स के ऊपर जाकर, तमाम शॉप्स के ऊपर जाकर उस जो गोश्त है उसका मुआयना करते हैं, और अगर उसमें से जो गोश्त है वो जो ठीक नहीं होता, जो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं होता, उसको डिस्कार्ड करते हैं। पता कैसे चलता है? हाँ, आप पहचान कैसे? ये मैं 2 चीज़ें जो है ना वो कहना चाहूँगा, क्योंकि मुर्गी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बच्चे भी पसंद करते हैं, ख़वातीन भी ज़्यादा जो है वो मुर्गी को पसंद करती हैं। तो जो हेल्दी बर्ड होता है, अगर वो कटा हुआ है तो उसकी पहचान ये होगी कि उसका कलर जो है वो लाइट पिंकिश, येलो थोड़ी सी टोन होगी, लाइट पिंकिश जो है वो होगा। अगर वो रेडिश टोन में है तो आप ये समझें कि ये वाला गोश्त जो है ये ठीक नहीं है। रेडिश या ब्लैकिश टोन में अगर मुर्गी का गोश्त आ रहा है, खून बोटी के अंदर रह जाए वो ठीक नहीं है, इसका मतलब जो खून बोटी के अंदर रह जाए वो ठीक नहीं है, वो आप ये समझें कि ये शायद किसी बीमार जानवर का गोश्त है, और ये भी हो सकता है कि ये मुर्दा जानवर का गोश्त, क्योंकि ज़िबा करने से तो खून बह जाता है, निकल जाता है, वो तो ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। और मुर्गी जैसी मर जाए तो बोटी के अंदर जो है वो खून रह जाता है। दूसरी हेल्दी बर्ड की पहचान ये है कि जो नेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक भी जो हेल्दी बर्ड है उसको तकरीबन 1.2 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब भी गोश्त लेने जाएं, मैं सबसे घरेलू ख़वातीन भी सुन रही होंगी, मर्द हजरात भी सुन रहे होंगे, जब भी आप गोश्त लेने जाएं तो ये बेहतर है कि आप अपने सामने जो है वो ज़िबा करवाएं। और पड़ी हुई मुर्गी नहीं, तो ये तो बड़े बड़े जो गोश्त मीट की शॉप हैं, महंगी महंगी, जहाँ पे एसी भी लगे हुए होते हैं, वहाँ पे पैकेट्स पहले से बने हुए भी होते हैं, आपको भी पता है, जिसमें अगर
बड़े स्टोर्स की मैं बात करूं तो जिसमें वो ऊपर एक शीट लगा देते हैं, प्लास्टिक की पैकिंग कर देते हैं, और अंदर ड्रम स्टिक वाले चिकन की लेग पीस अलग है, तो बाकी टांगों से हट के बाकी जिसम कढ़ाई कट अलग बनाया हुआ है, बिरयानी कट अलग बना, ऐसे पीसेस मिल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें अब उसमें से कैसे पहचान होगी कि ये मुर्दा मुर्गी के या फिर सही मुर्गी? देखिए मैंने आपको जो बेसिक उसकी जो है क्राइटेरिया बताया है, आप उसके तहत जो है गोश्त को, बेशक वो पैक्ड है या आप अपने सामने जो है वो करवा रहे हैं, तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक उसको जज करें। और दूसरा ये है कि जब आप बर्ड को देखते हैं, चिकन बर्ड को देखते हैं, तो ख़ुद ही उसको थोड़ा सा मतलब आप ख़ुद अपने सामने उसकी जो है उसको स्लॉटर करवाएं, और उसकी हेल्थ को भी आप देख सकते हैं कि वो कम से कम 1.5 kg से ज़्यादा होना चाहिए। 1.2 से अगर वो कम है तो इट मीन्स कि उसकी जो रेजिंग है या उसकी जो उसकी ग्रोथ हुई है उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी रह गई है। इसी तरीके से जो पैक्ड गोश्त होता है, अगर आप थोड़ा सा उसको देखेंगे तो उसमें यही जो लाइट पिंकिश जिसमें थोड़ा सा येलो का टच होता है, ये येलोइश पिंक आप कह सकते हैं, या येलोइश लाइट पिंक जो है वो उसका कलर होना चाहिए। अगर उसके अलावा रेडिश टोन में वो आ रहा है या उसमें ब्लैकिश कहीं पे जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है, तो आप ये समझें कि उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी है, और ये भी हो सकता है कि वो मुर्गी का गोश्त है। अच्छा, पाकिस्तान में मुर्दा मुर्गी बेचने का ये जो रिवाज है, मुझे लगता है तो बड़ा आम हो गया है। इसको तो अब हर तरीके से जो है ना उन्होंने बेचना है, बिजनेस करना है। इससे फिर हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? देखिए इसकी वजह से आप देखिए मुर्गी के अंदर मेनली प्रोटीन होती है और फाइबर होता है, जो कि हमारे लिए अब बच्चों की ग्रोथ के हवाले से भी वो बेहतर होता है, और इसी तरीके से हमारी जो मुख्तलिफ डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें एक्सरसाइज भी होता है, उसके दौरान आपको पता है कि जो आपको फ़ाइबर की इनटेक की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी मुख्तलिफ जो है ना हड्डियां हैं या आपका गोश्त है उसको रिपेयर की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन वो जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो एक तो ये है कि अगर वो मुर्दा मुर्गी का गोश्त होगा तो जो आपको प्रोटीन कंटेंट उसमें से चाहिए गोश्त में से वो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। जिसकी वजह से वो बच्चों की या ख़वातीन या जो भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं उनकी उन टिश्यूज़ की रिपेयर जिसे हम कहते हैं आसान अल्फाज में, वो नहीं हो पा रही होगी, और उनकी ग्रोथ जो है या उनकी प्रोटीन की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही होंगी। एक चीज़। दूसरा ये है कि ऐसी मुज़र सेहत जो है वो मुर्गी या गोश्त खाने से उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, जिनके अंदर डायरिया है, जिनके अंदर नौजिया है, और इन सम केसेस ये जो है ना वो आपको स्लो पॉइजनिंग है। बेसिकली जितनी भी मिलावट होती है ये एक स्लो पॉइजनिंग है, और मिलावट करने वालों को इसी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो हम में से नहीं है, कि वो मुआशरे के लिए एक तरह से ऐसी चीज़ करने का बायस बन रहे हैं जिसका ओवरऑल पूरे मुआशरे को जो है वो नुकसान हो रहा है। तो अच्छा, ये जो मुर्गियाँ होती हैं जब ये मर जाती हैं तो ये मरती किसी रीज़न से ही होंगी ना, बीमार होती होंगी, कोई हेल्थ इशू इनको भी होता होगा, हार्ट अटैक हो गया हो या कोई भी बीमारी हो गई हो, खून निकलना ज़रूरी है, ऐसे ही है जी, खून कि तभी वो सेहतमंद मुर्गी है, उसको ज़िबा करवाया, उसको फिर खाया। अब इस तरीके से इतनी बीमारियों के बाद जब वो मर जाती है और उसका गोश्त हमारे पेट में जाता है तो बहुत सी किस्म की बीमारियां फिर हमें भी अटैक करती हैं, ठीक है ना। आपने एक बताया डायरिया हो सकता है, और कोई ऐसी बीमारी जो आपको लगता है बड़ा इस वजह से होती है? इसमें मेनली जो है ना वो बेसिकली ये स्लो पॉइजनिंग है, और इसकी वजह से देखिए जो आपकी डाइटरी इनटेक है उसके अंदर अगर अनहेल्दी या मिलावट वाली चीज़ें होंगी तो वो आपके लिए कई तरह के इश्यूज़, जिसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, अनहेल्दी या मिलावट वाली चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर घी भी शामिल है, दूध भी शामिल है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का इसी तरह से किसी तरह के ट्यूमर का या कैंसर का वो बायस बन सकती हैं। तो ये बहुत ही मैं ये कही थी कि एक आसिम साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपने हमें बताना है कि इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत क्या कर रही है, ठीक है, और हम इससे कैसे बचें। चलिए जी, ब्रेक के बाद आपको मिलता है, हम बात करेंगे यहाँ पे ठंडी मुर्गी, ठंडे गोश्त के ऊपर। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ठंडे गोश्त के ऊपर। और ठंडा गोश्त वो होता है जो मरी हुई मुर्गी होती है और उसको खिला रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं बाज़ार में, हम खा रहे होते हैं। मगर मैं आपको बताऊँ ये ठंडा गोश्त नहीं बेच रहे, मरी हुई मुर्गी नहीं बेच रहे, इंसानियत को बेच रहे हैं। शर्म करें, अपने ईमान को बेच रहे हैं, ऐसे अपना ईमान बेच रहे हैं। इतना सस्ता है आपका ईमान
कि ठंडी मुर्गियों से आपका बिक जाता है और इससे आप दौलत कमा रहे हैं, इससे आप पैसे कमा रहे हैं। इतने से पैसे कमाने के लिए हैं, यकीन ही ख़त्म हो गया है। मेरे मेहमान बैठे, मैं आगे उनसे पूछना चाह रही थी कि मुझे ये बताइएगा कि जो मुर्गियाँ मर जाती हैं, इसके एक तो रीज़न यही मैंने आपको बोला कि शायद बीमार हो जाती हैं, मगर इतनी ज़्यादा तादाद में मर जाती हैं क्या मुर्गियाँ कि लोगों को इस तरीके से उनको डिस्पोज करने के बजाय, ठीक है, और उनको तल्फ करने के बजाय उनको दुकानों में, फूड पॉइंट्स पे, फूड स्पॉट्स पे बेचा जा रहा है? मैडम, ये इस तरह से होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मुर्गियों की डेथ हो जाती है, जो जिनकी सेहत थोड़ी सी ख़राब होती है, और हम रोज़ाना की बुनियाद पे टोलिंटन मार्केट, जो कि लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ से तकरीबन 400 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, सम टाइम्स 600-700 किलोग्राम तक मुर्गी जो मरी हुई है उसको ख़ुद ही निकाल रहे होते हैं। हमारी टीम मौजूद होती है और उसके बाद उसको जाके महमूद बूटी, जो कि डंपिंग साइट है, वहाँ पे उसको डंप कर देते हैं, घड़े में जो है ना उसको दफन कर देते हैं। इसी तरीके से बहुत से, वो तो सबको पता होगा ना, टोरंटो मार्केट में है, मगर जिसको मरी हुई मुर्गी बेचनी है ना, ठीक है, वो तो किसी और जगह जाके बेच देगा। फिर देखें, उसके लिए हमारी जो पूरे पंजाब के अंदर हमारी जो विजिलेंस की टीम्स हैं और ऑपरेशंस की टीम्स हैं वो मुतहरिक होती हैं। 2 दिन पहले हमने जंग में तकरीबन 650 किलोग्राम के करीब एक्सपायर्ड जानवर का गोश्त पकड़ा है। लालियां के अंदर हमने 4 दिन पहले जो है ना वो 300 किलोग्राम के करीब गोश्त पकड़ा है। इसी तरीके से मरी हुई मुर्गी को पकड़ने के और उसको डिस्कार्ड करने के बेशुमार वाक़यात होते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने पिछले साल की निस्बत, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले साल के 2023 जनवरी से लेकर अगस्त तक तकरीबन जो है वो जो गोश्त मुर्दा जानवर का या मरी हुई मुर्गी का डिस्कार्ड किया गया वो तकरीबन 80,000 किलोग्राम के करीब था। और इस साल इसी 8 माह के अरसे में हमने जो गोश्त डिस्कार्ड किया है वो 3,50,000 किलोग्राम से ज़्यादा है, जो कि पहले से तकरीबन 4 टाइम्स ज़्यादा है। इसी तरीके से जो गोश्त हम ये बहुत मुश्किल काम है कि हम बाज़ औक़ात मुर्गी के अलावा जो बड़े जानवर हैं जो कि हवेलियों के अंदर और मुख्तलिफ जो है जगहों के अंदर जो है गाँव के अंदर जिनको ज़िबा किया जा रहा होता है, हम उनकी भी रेकी कर रहे होते हैं और रात को लेट अर्ली मॉर्निंग जो है उसके ऊपर रेड्स करके सम टाइम्स पुलिस की मदद से, सम टाइम्स खुद ही अपनी टीमों को साथ ले के तो उनको डिस्कार्ड भी कर रहे होते हैं और उनके ऊपर FIRs भी करवा रहे होते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर, ठीक है, इस मसले को लेकर उजागर करने में आपकी जो टीम है वो क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, हमारी टीम्स जो है ना इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारी इंस्पेक्शंस की टीम्स अपना काम कर रही होती हैं और उसको हम सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऊपर भी अपनी कार्रवाइयों को जो है वो बयान कर रहे होते हैं, नशर कर रहे होते हैं ताकि अवाम शिकायत सेल बनाया हुआ आप लोगों ने? कोई कंप्लेंट? हमारा 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, इसके ऊपर भी इतला दी जा सकती है कि अगर आपको कोई भी 1223 मुर्दा मुर्गी के लिए अगर आपको लगता है या कोई भी कहीं खाने में 2 नंबर ही हो रही है तो इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं? जी, इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। महंगा बेच रहा है, महंगा अगर है तो वो डिस्ट्रिक्ट में प्राइस मैजिस्ट्रेट्स होते हैं जो कि उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेते हैं। पंजाब ये 2 नंबर ही के लिए नंबर है। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है ये मिलावट और फूड की क्वालिटी को बेहतर करने के हवाले से और फूड सेफ्टी को यकीनी बनाने के हवाले से जो है वो काम कर रही होती है। और अगर कहीं पे भी किसी भी दूध के अलावा में, गोश्त में, स्पाइसेस में, किसी भी फूड आइटम्स में अगर कहीं पे आपको क्वालिटी का इशू लगता है, कहीं पे आपको लगता है कि कोई मिक्सिंग कर रहे हैं, एक्सपायर्ड चीज़ बेच रहे हैं तो उसकी 1223 पे इतला कर सकते हैं। 1223 पे जब कॉल करते हैं, कंप्लेंट करती है कोई भी टीम और या कोई बंदा जिसको पता चलता है किसी का फूड चेन के बारे में, तो क्या आपकी टीम फ़ौरन रिस्पॉन्स करती है या फिर आप कोई सर्वे भेजते हैं और टाइम लगाते हैं? व्हाट इज़ द प्रोसेस? हमारा जो है ना, हमारी 3 तरह की कंप्लेंट्स होती हैं। एक तो यह है जिनके ऊपर फौरी एक्शन करना होता है, तो हम 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर जो है SOPs के मुताबिक अपनी टीम को रवाना कर देते हैं। अच्छा। कुछ ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं जिनको 24 आवर्स के अंदर हमने करना होता है। कुछ ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं कि जैसे कोई कहता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन है उसको ज़रा आप चेक कर लीजिए, लगता है कि वहाँ पे कोई मिक्सिंग हो रही है। 1 से 2 घंटे के बाद जाएगी अगर कोई टीम,
तब तक है तो वो जो चीज़ है छुपा देंगे पीछे अंदर खाने। जो सामने कोई बंदा खा के शिकायत कर रहा है वो कहेगा वो तो इतने टाइम से 2 घंटे से खाना पड़ा है, अब तो इसलिए एक्सपायर शक्ल लग रही है, एक्सपायर। बहुत सी ऐसी बातें कर सकते हैं। देखिए इसमें तकरीबन एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए भी आपको पता है 45 मिनट्स तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर वो फौरी तौर पे चीज़ पकड़ी नहीं भी जाए तो हम उस स्पॉट को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको अपनी जो विजिलेंस की टीम्स हैं उनके रडार के ऊपर रख लेते हैं और हमारी फिर विजिलेंस की टीम्स जो हैं वो वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं शिकायत करती हूँ तो मेरा नाम हाइड रखा जाएगा या फिर बताया जाएगा या मेरी लड़ाई कराई जाएगी इस बंदे के साथ, आपने उसके बारे में ये बोला है, खाओ चपेड़े? बिल्कुल भी नहीं। हम कभी भी पब्लिक को इस तरह के जो मिलावट करने वाले लोग हैं उनको सामने नहीं लेके आते। अच्छा। और जो भी हमें इत्ला कर रहे होते हैं उनका नाम खुफिया रखा जाता है और उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है। इन सम केसेस अगर बहुत बड़ा रेड हो तो हम इत्ला करने वाले को इनाम भी जो है वो देते हैं और फिर वो हमारा और उस टीम का जो है वो आपस में बाज़-औक़ात ये बहुत मुश्किल ऑपरेशंस भी होते हैं कि जिसमें वहाँ पे लोगों के साथ हमारी लड़ाई भी हो जाती है, हाथापाई भी होती है, हाथापाई भी हो जाती है, बाज़-औक़ात हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें पंजाब फूड अथॉरिटी में ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है हमारी जो टीम्स हैं मिल्क की और गोश्त की इंस्पेक्शन के लिए मौजूद होती हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अच्छा आसिम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी पंजाब फूड अथॉरिटी में जब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है, आपके आने के बाद कौन सा ऐसा बड़ा केस है जो आपने पकड़ा है या फिर कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो आप लेकर आएँ? प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा आपके जानने वालों को भी। आपके मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले साल की निस्बत हमारी जो इंस्पेक्शंस हैं वो 90% ज़्यादा हैं। फ़ाइन जो पिछले साल हम कर रहे थे और आज हम जो कर रहे हैं वो पहले से 95% ज़्यादा हैं। मिल्क के हवाले से हमारी सख्ती बढ़ा दी आपने, मतलब बिल्कुल सख्ती बढ़ा दी है। दूध हमारा और गोश्त ये 2 चीज़ें हमारा फोकस है। मिल्क के हवाले से हमारी इंस्पेक्शंस 3 टाइम्स ज़्यादा हैं और जो मिल्क के डिस्कार्ड करने की रेशो आ रही है वो 3 टाइम्स पहले से कम है। इसका मतलब ये है कि जो इंक्रीज़्ड इंस्पेक्शन और आम अल्फाज में सख्ती की वजह से दूध की क्वालिटी बेहतर हो रही है। और मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले महीने में, अगस्त के महीने में, हमने पूरे पंजाब से तकरीबन 9500 के करीब दूध के सैंपल्स लिए और उनका लैब टेस्ट किया और उनमें से सिर्फ 40 ऐसे सैंपल्स थे जो कि सेफ्टी के ऊपर फेल हुए और क्वालिटी के ऊपर तकरीबन 1500 के करीब सैंपल्स फेल हुए। सेफली हम ये कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि 70% के करीब जो है वो दूध जो है वो बेहतर आ रहा है, वो ठीक आ रहा है। इश्यूज़ मौजूद हैं, उन्हीं इश्यूज़ की वजह से हमारा टोल फ्री नंबर है 1223 जिसके ऊपर आप इत्ला कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। जहाँ तक मुख्तलिफ जो है इनिशिएटिव्स लेने का ताल्लुक़ है, हमने हेल्दी किड्स कैंपेन स्टार्ट की है जिसमें स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है कि हम बच्चों को उनके स्कूल्स में जाके बताएंगे कि उन्होंने क्या खाना है। और इसी तरह से हेल्दी गर्ल्स कैंपेन, हेल्दी वीमेन कैंपेन भी है कि ख़वातीन को उनके आयरन डेफिशिएंट हैं, ख़वातीन सबको पता है, कैल्शियम डेफिशिएंट हैं, इसी तरह से विटामिन ए की कमी का शिकार हैं। तो उसके ऊपर भी पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो प्रोग्राम कर रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का आसिम साहब। आपने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया और ये जो सारी चीज़ें हैं आपने हमें बड़ी अच्छी तरीके से समझाई। मगर मैं भी आपसे भी कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस मुझे लगता है कि एज़ बीइंग अ होस्ट मुझे आपसे करनी चाहिए। देखें, हम क्या करते हैं कि हम बाज़ार में जाते हैं, हमें कहीं से पता चल जाता है कि फ़लानी दुकान से बहुत सस्ता गोश्त मिल रहा है तो हम वो ख़रीदने लग जाते हैं। ठीक है, कोई भी सस्ती चीज़ भी हमें मिल रही हो ना, तो सस्ता पैटिस हो, सस्ती ब्रेड मिल रही हो, सस्ता आटा मिल रहा हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ तो वो हम लेते। अब 600 किलो अगर मुर्गी है तो अगर कहीं से हमें 400 रुपये किलो मिल रही है तो हम वो अपना ट्रैक वहीं सीधा जो है ना रुख उधर कर लेते हैं। तो ये हमारा मुंह का रुख जो हम ऐसे तोप की तरह बदल देते हैं ना, ऐसे नहीं बदलना चाहिए। हमें देखना चाहिए यार, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हम पैसे दे रहे हैं अपनी जेब से, हम कुछ खाने की चीज़ बाहर से ख़रीदने जा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो हमारे जिस्म को लगे, और वो जब जिस्म को लगे तो अच्छा लगे, हमें सेहतमंद, हम अच्छा फ़ील करें, हेल्दी फ़ील करें, ना कि हम सस्ती चीज़ के लिए। हमारे घर में हमारे जो स्टाफ काम कर रहे होते हैं या चौकीदार या ड्राइवर, हम उनको पैसे दे देते हैं, हम उनको बोलते हैं जाओ बेटा 1 किलो मुर्गी ले आओ। हमें क्या पता वो किधर से लेकर आ रहा है,
उसको आपके बच्चों का ख्याल है या आपको अपने बच्चों का खुद ख्याल है? थोड़ी सी एफर्ट कीजिए, थोड़ी सी धूप लगती है, कोई बात नहीं, महंगी महंगी गाड़ियों से बाहर निकलिए, उतरिए, रेट देखिए, चीज़ देखिए, ताज़ा मुर्गी लेनी ताज़ा कटवाइए, ताज़ा नहीं लेनी है अगर किसी स्टोर से भी आप बड़े गोश्त के किसी ऐसी जगहों से लेते हैं जो मीट की बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स बनी हुई हैं, तो उनकी भी आप पहले इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसके बाद वो गोश्त खरीदिए। देखिए छोटी सी बात समझाइए, इस बात को समझिएगा। और बहुत सी चीज़ों को वायरल करते हैं तो इसको वायरल कीजिए कि भाई सोशल मीडिया पे अवेयरनेस हमने फैलानी है कि हमने ठंडा गोश्त नहीं खाना और ना ही हमने अपने बच्चों को खिलाना है। और जो बना रहे हैं ना, ये उनके लिए ख़ास तौर पे पैगाम है। जो काट काट के ना मुर्गियाँ जो आप लोगों को बना के दे रहे हैं, तो यार अपने बच्चों को भी जो कमा रहे हैं पैसे ही आप हराम खिला रहे हैं, अपने बच्चों को भी, अपनी बीवी को भी, ठीक है। अपनी कब्र को खुद भारी करें, क्या करें? आपकी औलाद आपको बड़े होकर पूछेगी भी नहीं, मुंह भी नहीं लगाएगी। अपनी कब्र को भारी मत करें, अपनी कब्र को हल्का रखें। जब बिस्तर मर्क में होंगे ना आप, तो आपको कोई पूछने नहीं आएगा। आपको तब अकल आएगी कि यार ये मैंने किसके लिए किया, मुझे कोई पूछने नहीं आ रहा, मैंने इन अपनी औलादों के लिए किया है, ये हराम मैंने दूसरों को खिलाया। जो जैसी जवान होंगे और आप बिस्तर मर्क में होंगे, आपके मुंह पे प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे होंगे। ये वही औलादें करती हैं जिनके माँ बाप ऐसा काम करते हैं। तो ना खिलाएं किसी को हराम, या ना खिलाएं, खुदा का खौफ करें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। कभी मैं कभी तुम एक ड्रामा बड़ा पॉपुलर हो रहा है और इसको पड़ोस ममालिक में भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। बहुत अच्छी पजीराई मिल रही है एक्टर एक्ट्रेसेस को, और इसमें जो स्टोरी लाइन है वो बड़ी अच्छी, क्योंकि जो फ़हद मुस्तफ़ा है और हानिया आमिर जो है, इनकी जोड़ी तो ऐसी मशहूर हो गई है कि क्या ही बात है। और दोनों ने बहुत अच्छा काम भी किया है। बुश अंसारी जी तो लेजेंड हैं, उनका तो क्या ही बात है, उन्होंने भी 4 चांद लगा दिए हैं इस ड्रामे में। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, इस कहानी से एक चीज़ लगती है जो मुझे लगता है कि आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि एक वेले लफंगे की कहानी है। और वेला तो हर घर में पाया जाता है, जिसके पल्ले कुछ नहीं होता, कख नहीं होता, ठीक है। और उसकी शादी कर दी जाती है, तो इतनी प्यारी उसको बीवी मिल जाती है हानिया आमिर। और उसके बाद ये जो आज की लड़की है, मैं बल्कि पूछना भी चाहूँगी, आप मुझे कॉल करके इसका जवाब दे सकते हैं कि अगर आज की लड़की की इस तरीके के वेले लड़के से शादी कर दी जाए और वो प्यारी भी हो, तो क्या वो एडजस्ट कर सकेगी कि वो पढ़ी लिखी भी हो और लड़का कुछ कख ना करता हो? तो क्या इस तरीके से शादी चल जाएगी? ये शादी, ये रिश्ता आगे इस तरीके से कायम कर सकेगी, चला सकेगी? ये आपने मुझे कॉल पे भी बताना है, ठीक है जी। एक क्लिप मैं देख रही थी, उसमें हानिया आमिर जो है ना स्टोर पे जाती है, एक छोटी सी एक दुकान पे जाती है, तो वहाँ पे जाके कहती है कि टोटा चावल दे। यार मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आई कि वो बेचारी पढ़ी लिखी अच्छी फैमिली की है, उसके बावजूद वो जाती है तो वहाँ पे उसको टोटा चावल पता है। मगर वो जो फ़हद मुस्तफ़ा है, वो उसको तो वो जब बाहर जाता है तो उसको यही नहीं पता होता कि टोटा चावल क्या है। तो जबकि वो है भी इस घर से, ऐसे फैमिली से, मगर उसके बावजूद तो लोग अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं। शूट बहुत अच्छा हुआ है, गलियाँ मोहल्ले बड़े प्यारे दिखाए, कराची की लाइफ दिखाई गई है। तो वो स्पेशली जो औरतें हैं जो गलियों में लड़ रही होती हैं, सुबह सुबह उठती है तो पी पा की आवाज़ें जो आ रही होती है गली मोहल्ले से, वो नेचुरली आ रही हैं। आँख खुलती है तो मुर्गे की मान से पहले मोहल्लेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। जस्ट लाइक दैट। रेडी वाला गुजरता है, वो टिंडे, कद्दू, टमाटर, ऐसी आवाज़ें भी। इट्स सो नेचुरल, मुझे अच्छा लगा। ये खूबसूरती है, जिस इलाके का जो कल्चर हो वो दिखाना चाहिए और बड़ा नेचुरल दिखाना चाहिए। ड्रामा जब तक कि नेचुरल ना लगे तो ड्रामा देखने का दिल नहीं करता। बैंग बैंग इज़ नॉट अ ड्रामा। तो मैं इस जो टीम है, पूरी टीम को, पूरी कास्ट को, जो फ़हद मुस्तफ़ा है, हानिया आमिर है, डायरेक्टर है, बुश अंसारी जी हैं, बाकी कास्ट जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स में भी हैं, भले सलीम शेख साहब हैं, काफ़ी एक नेगेटिव कैरेक्टर बड़ा अच्छा किया है। उस लड़की का नाम क्या है? उसका भी नाम लेना चाहिए मुझे, क्योंकि नईमा बट मेरे ख्याल से उसका नाम है, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। आई एम श्योर नईमा बट नाम है उसका, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। इमाद इरफानी जो है, उन्होंने बड़ा क्लासिक जो है स्टाइल लिया हुआ है। हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले टीजी अंकल हैं तलत गुमन, तो उनके भी समझे ये दामाद
लगते थे, तो हमारा इंट्रैक्शन है इमाद से भी। बहुत अच्छा बंदा है, बड़ा सलीक, जिस तरह के ड्रामों में आप इसकी पर्सनालिटी देखते हैं, ये लाइफस्टाइल इनका बिल्कुल इसी तरह है। इनकी बेगम जो है मदीहा, बहुत अच्छी फैमिली है दोनों, ठीक है, और जो रियल लाइफ में तो खैर, मगर अभी इनका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा लग रहा है, क्लीन शेप में, बहुत अच्छी तरीके से अपने कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं, ठीक है। फ़रहत इश्तियाक साहब ने लिखा है ये, फ़रहत इश्तियाक साहिबा जी ने लिखा है, ये बहुत अच्छा लिखा है, बहुत प्यारा लिखा है। इनको भी खराज तहसीन पेश करूँगी कि आपने कितनी खूबसूरती से इस ड्रामे को लिखकर कलम बंद किया है, और बहुत अच्छी मेहनत है। इस तरीके के हमारे जितने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे लगता है हर मीडिया पे, हर मीडियम पे, सोशल मीडिया पे हमें इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। और हमने अपनी जो नेचुरल मोहल्ले की कहानियाँ, घर की कहानी है, वो घर की कहानी को हमने सामने लेकर आना है। तो ये ड्रामा उसी की पजीराई कर रहा है, इसलिए मैं इसको अप्रिशिएट कर रही हूँ, क्योंकि हमने ये गंदे झगड़े प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये तलाक़ें प्रमोट नहीं करनी, सास बहू के जो झगड़े चिकचिके हैं और ये जो साजिशें हैं और गेमिंग है, इसको प्रमोट नहीं करना। समथिंग लाइक अगर हम पॉजिटिव प्रमोट करेंगे तो फिर हमारी सोसाइटी देखेगी, हमारी जो यूथ है उसको फॉलो करेगी। और मैंने देखा है ड्रामे और फिल्मों का बड़ा असर होता है, जिस तरीके के कैरेक्टर को आप पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और उसको लाइक कर रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद आप वैसा बनने की भी कोशिश करते हैं। मतलब आज तक हमारे अंदर, मैं औरत हूँ मगर हमारे अंदर से संजय दत्त नहीं निकला, अभी तक हम बोलते हैं यार 50 तोला 50 तोला, तो कैरेक्टर्स का इम्पैक्ट आता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट पूरी टीम को। और मैंने ये भी ड्रामा बड़ी जो क्लिप्स हैं उस तरीके से देखा, बट आई वुड लाइक टू वॉच कम्प्लीटली पूरे एपिसोड्स के साथ, उसको सलीक से देखूं, क्योंकि अच्छी चीज़ों को प्रॉपर देखना चाहिए। फिर नेक्स्ट कल मैं बात करूंगी ड्रामा बिस्मिल के बारे में भी, वो भी बहुत अच्छा ड्रामा है, जो कि नुमान एजाज और हरीम फारूक इज़ ऑल्सो अच्छी एक्ट्रेस, ऑल्सो शी इज़ अ फ्रेंड ऑल्सो, तो उसका भी ड्रामा जो बहुत अच्छा जा रहा है उसके बारे में बात करूंगी। और कल बिस्मिल के ऊपर बात होगी, अभी ब्रेक, ठीक है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, अभी हम एक ऐसी बीमारी के ऊपर बात करेंगे जो कि मुझे लगता है अमीरों की बीमारी है, ये गरीबों की बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि जो हम मजाक में, वैसे मैं बोल रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह ताला ये बीमारी किसी को भी ना लगाए, क्योंकि ब्रेन हेमरेज के ऊपर मैं बात करने लगी हूँ। क्योंकि नॉर्मली जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी बीमारियाँ क्या होती हैं कि छत से गिर गए, साइकिल से जो है ना बाइक जा रहे थे तो गाड़ी वाला मार गया, तो कोई ना कोई कहानी, अपनी चारपाई से गिरता है बंदा मर जाता है तो या फिर कोई ठुड्डा लग गया, किसी से लड़ाई हो गई, एक टुसन पड़ गया, केले के छिलके पे ताई अम्मी जा रही थी, स्लिप हो गई तो डेथ हो गई। तो ये बीमारी है, मगर ये जो ब्रेन हेमरेज है अमीरों की बीमारी है। अल्लाह माफ़ करे, मजाक कर रही हूँ, मुझे माफ़ करे अल्लाह ताला। मगर खैर, जिस हम अभी यहाँ पे पर्सनालिटी को आपसे मुतारिफ़ करने लगे, प्रोफेसर हैं इस बीमारी के, तो बादशाह हैं, बड़ी अच्छी तरीके से इलाज करते हैं। अल्लाह ताला बचाए कि इनके पास कोई जाए, मगर ये सुपर हीरो हैं, अगर कोई चला जाएगा तो उसको शिफा जो है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मर्ज़ी के साथ जो है ना, इनकी नीयत और इनकी काम के साथ जो है ना उसको मिलेगी। प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब हैं हमारे पास, न्यूरो सर्जन हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आज हमारे शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपने मुझे बुलाया इस बीमारी के लिए। फिज़ा, मैं आपकी बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँ जी, ये बीमारी गरीबों की ज़्यादा है। अच्छा, अब मैं बताऊंगा क्यों। क्यों बताइए, आपको तो आप प्रोफेसर हैं, आपने सही बताना है। नहीं बताएं हम तो चाहते हैं। असल में ब्रेन हेमरेज दो टाइप का होता है। अच्छा, ए ट्रामेटिक एंड B1 इज़ दी नॉन ट्रामेटिक, जिसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। अच्छा, जो आप बता रहे हो ये स्पॉन्टेनियस बता रहे हो। अच्छा, बट द 90% ऑफ द केसेस में ट्रामेटिक होती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ। अच्छा, वो किस तरह से, कोई एग्जांपल थोड़ा बताइएगा। सबसे बड़ी, कोई मोटरसाइकिल से गिर गया, मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से। अच्छा। 70% केसेस में मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से ही बंदे को तकलीफ होती है। अच्छा, और वो हमारे पास जब आता है, आपको पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा जिसके अंदर विद इन हाफ एन आवर CT स्कैन हो जाए और पेशेंट का इलाज शुरू हो जाए। अच्छा, आप जनरल अस्पताल में? मैं जनरल अस्पताल के अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज का मैं एक यूनिट का हेड हूँ। ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है जो ब्रेन हेमरेज है, इसको हम क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें। पहले हम आसानी के लिए सुनने वालों के लिए दो हिस्सों में डिवाइड करें। ठीक। ए ट्रामेटिक,
एंड बी इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है। इस वक्त जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो आपने तमहीद शुरू की है, वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस की 4 किस्में हैं। अच्छा। अगर हम इसको सादा लफ्ज़ों में कहें तो इसकी 4 किस्में हैं। अच्छा। ए, यंग बंदा है और रात को सोया है और यकदम ही वो सुबह घर वाले उठे हैं, उन्होंने देखा कि उसके तो मुंह से फ्रॉदिंग हो रही है। हाँ। जब उसको चेक कराया गया, पता लगा कि इसको तो ब्रेन हेमरेज हो गया है। या अल्लाह। अगर यंग बच्चा है तो इसको AVM कहते हैं, शरियानों के गुच्छे आपस में मिल जाते हैं। अच्छा। इसे कहते हैं AVM, आर्टीरियो वीनस माल फार्मेशन। अच्छा। इसके बाद आता है सब अरेक्नॉइड हेमरेज। मरीज़ सोया हुआ है, जाग रहा है, और ये भी मिडिल एज में होता है। इसके लिए किसी इसकी कैद नहीं है कि अमीर है कि गरीब है। ठीक। और उसको ज़ोर से शदीद दर्द होता है, और वो इतना शदीद होता है कि किताबें लिखती हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी उस तरह का दर्द फील नहीं किया होगा। अच्छा। उसके साथ उसको वोमिटिंग होती है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा मसला गड़बड़ है कि हमारे पास लोग सर में दर्द हो तो वो डिस्परीन की गोली खाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि मुझे तो हेमरेज हो चुका है, और उससे खून पतला होता है। अच्छा। हेमरेज फिर बढ़ जाएगा। अच्छा। तो इसको सब अरेक्नॉइड हेमरेज कहते हैं। ओके। तो इन चीज़ों में ये डिस्प्रिन वगैरह की गोलियां भी नहीं हरगिज़ नहीं खानी, लेनी चाहिए। एडविल नहीं खानी, हरगिज़ कोई नहीं पेन खानी किलर चाहिए। ऐसी चीज़ नहीं लेनी है। अच्छा। इसके बाद नंबर 3 पे आता है आपके पास एक स्पॉन्टेनियस में, जब ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो, शुगर अनकंट्रोल्ड हो और ओल्ड एज हो, जी। मीन 60 से प्लस हो, तो होता है। एंड द 4th वन इज़ दी 80 साल के बाबा हैं, उनको कफ हुई है, वो जो आप कह रहे हैं कि गिरे हैं छिलके से, इसको लोबार हेमरेज कहते हैं। इन चारों की अलग-अलग ये सारी टाइप्स हो ये गई। 4 टाइप हैं। या अल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इनके सिम्टम्स क्या है बेसिकली, जब ये किसी को अगर हो रहा है या किसी के अंदर ऐसे ब्रेन का प्रॉब्लम शुरू हो गया, ये क्या चीज़ होती है जो ब्रेन के अंदर एकदम से अटैक करती है और ब्रेन हेमरेज हो जाता है? इसके सिम्टम्स बता दीजिएगा। ऐसा है, मुझे अगर हम इसको 1 बाय 1 करें तो बहुत देर लग जाएगी जी। हम इससे भी बहुत कॉमन पे आते हैं जी। जो 2 हैं, एक सब अरेक्नॉइड हेमरेज और दूसरा स्पॉन्टेनियस हाइपरटेंसिव लीड। ठीक है। ये जो हाइपरटेंसिव लीड है, अगर देखें इसको यूँ समझिए कि छोटी जितनी भी शरियान हैं, छोटी शरियान ये बंद हो गई हैं। अच्छा। इनको जंग लग गया। ठीक। अब जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा उसके हार्ट का साइज़ बढ़ जाएगा, तो हार्ट जब साइज़ बढ़ेगा तो पंप बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाएगा। प्रेशर बढ़ाएगा। जब प्रेशर बढ़ाएगा, ऊपर से शरियान बंद है, हाँ, तो फट जाएगी, क्योंकि आगे प्रेशर नहीं जा रहा। प्रेशर नहीं जा रहा ना। हाँ। ये होता है ICH, स्पॉन्टेनियस या हाइपरटेंसिव लीड। अच्छा। ये अब इसके लिए मरीज़ को ये पता होता है कि मैं अनकंट्रोल्ड मेरा ब्लड प्रेशर रहता है, उसको पहले से पता होता है मैं दवाई नहीं खाता। इसके लिए किसी सर दर्द की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ होती है कि मरीज़ को उल्टी आती है और वो बेहोश हो जाता है। अच्छा, तो ये जो शरियाने हैं ये ब्लॉक नहीं होने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। और ये पता तभी चलता है जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर तो पहले से बढ़ा होता है ना। जी जी जी। देखें इसमें, और अगर हम दूसरे में डिफ्रेंशिएट करें तो दूसरे के अंदर ब्लड प्रेशर का होना ना होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं। अच्छा, इसके अंदर ज़रूरी है। अच्छा 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 अच्छा। और जो दूसरा है वो, उसके अंदर सर का दर्द होना ज़रूरी है, इसमें ज़रूरी नहीं है। अच्छा, सिर्फ वोमिटिंग कॉमन है, सिर्फ वोमिटिंग का है। और दूसरी में वो यंग एज का होना तकरीबन ज़रूरी है। अच्छा। उसमें नहीं है। अच्छा, ये इसकी इब्तिदाई अलामात जी हैं। हाँ। अच्छा, इसको डायग्नोस्ट कैसे किया जाता है एग्जैक्टली? देखिए, सबसे पहले हम क्लिनिकली डायग्नोज करें पेशेंट को। देखें, मिग्रेन का पेशेंट कभी आपने सुना? जिसको माइग्रेन होता है, जिसको सर में दर्द होता है, उसको भी बाज़ औक़ात उल्टी आती है। हाँ, उसके भी सर में दर्द होता है। इसमें भी सर में दर्द होगा। इसकी और उसकी उल्टी में ये फ़र्क होगा कि उसको उबाक आएंगे। मिग्रेन वाले पेशेंट को उल्टी नहीं आएगी, नाज़िया फील होगा। ओके, ठीक। इसके अंदर जो है उसको मुंह भर के ज़ोर से उल्टी आएगी। अच्छा। दोनों में गर्दन का स्टिफ हो जाती है, दोनों में गर्दन अकड़ जाती है। अच्छा। बट मिग्रेन में कम अकड़ती है। मिग्रेन में पहले पेशेंट को ये अलामात चल रही होती हैं। अच्छा। वो कहती है कि 5 साल से 10 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं उसकी मेडिसिन ले रही हूँ। अच्छा। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक। दोनों की गर्दन अकड़ेगी। ठीक, बट फ़र्क सिर्फ ये है
कि इसके अंदर जो सब रेक्नोइड हेमरेज है अक्सर पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। उसमें बेहोश नहीं होते, उसके अंदर बेजान हो जाते हैं, जिस्म से जान निकल जाती है उनकी। अच्छा, तो इस तरह हम इनको पहचानते हैं। तो ये जो दोनों हैं इसमें से कौन सा ख़तरनाक है? सब रेक्नोइड हेमरेज। मिग्रेन से मरेगा कोई नहीं, मिग्रेन से मिजरी आएगी, उसको डर लगा रहेगा कि फिर ना दर्द हो जाए, फिर ना दर्द हो जाए। ये इसका तो इलाज है, एक दफ़ा हो गया ठीक। अच्छा, तो ये माइग्रेन के फिर ट्रीटमेंट क्या है? फिर ये किस तरीके से इसको ट्रीट किया देखिए, जाए? पिछली दफ़ा भी मुझसे ये सवाल अक्सर किया जाता है कि इसका इलाज क्या है। हाँ, और ये तो नहीं कि माइग्रेन जो है वो आगे ब्रेन हेमरेज को कन्वर्ट हो जाए, अल्लाह ना करे। देखें ऐसा है कि हमें चाहिए क्या, अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं तो हम हर बंदा जो है वो इंश्योर्ड है। अगर वो बार बार सर दर्द के लिए जाता है तो वो उसकी एंजियोग्राफी करते हैं। यहाँ पे तो नहीं होती, यहाँ पे तो एंजियोग्राफी 30 से 40 हज़ार की होती है। और एंजियोग्राफी का नाम सुन के डर लगता है लोगों को, हालांकि वो कुछ भी नहीं है, सादा सा एक्सरे है जी। तो डायग्नोसिस का क्राइटेरिया 3 है, क्लिनिकल, उसके बाद रेडियोलॉजिकल। ठीक है। क्लिनिकली पेशेंट को हम ये कहेंगे कि अपनी गर्दन को आगे को फ्लेक्स करे। ठीक। अगर उसकी गर्दन फ्लेक्स नहीं हो रही तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सब रेक्नोइड हेमरेज या मिग्रेन में से किसी एक चीज़ में फंस गए। ठीक है। अब उसकी हम एक टांग को ऊपर उठाते हैं, अगर इसकी दूसरी टांग भी उसके साथ खिसक वापस आना शुरू हो जाए पेट की तरफ, तो ये सब रेक्नोइड हेमरेज है, मिग्रेन नहीं है। अच्छा, ठीक है, अब समझ आया। तो अब इसका हम कैसे इलाज कर सकते हैं? उसके बाद मगर ये आपने इलाज हमें क्योंकि तफसील से बताना है, ये सारे सिम्टम्स और ये सारे डायग्नोस्ट और ये सारी चीज़ें तो बता दी, टाइप्स भी, मगर मैं चाही थी जो ट्रीटमेंट है उसको आप डिटेल में बताएं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है ना सर? एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्रेन हेमरेज के ऊपर। आपकी कॉल भी शामिल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हम ब्रेन हेमरेज के ऊपर बात कर रहे हैं और प्रोफेसर माजिद हमारे साथ मौजूद हैं जो बता रहे हैं। अच्छा, अभी हम ब्रेक पे बात कर रहे थे तो प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि इसके जो ऑपरेशन होता है वो उसके लिए 9-9, 10-10 घंटे लग जाते हैं एक ऑपरेशन का। इतना लंबा टाइम पीरियड भी लगता है इसका? इससे भी ज़्यादा लग जाती है। इससे भी ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, पहले ज़माने में तो सर खोल के पूरा इसका ऑपरेशन होता था, तो आज के ज़माने में कोई चेंजेस आया या नहीं? बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। आजकल तो हम कॉइलिंग कर देते हैं इसकी, आजकल सर खोलते ही नहीं। जैसे आप स्टेंट डलवाते हैं दिल का, हाँ। इसी तरह जहाँ पे शरीयान लीक कर रही होती है, हाँ। वहाँ कॉइल डल जाता है। अच्छा। हमारे पास पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में अमेरिकन के ट्रेन डॉक्टर हैं, डॉक्टर कासिम बशीर, हाँ। वो कॉइल करते हैं और वो सारों को ट्रेन भी कर रहे हैं आगे। अरे वाह। अच्छा, ये जो लोग इलाज में इतनी देरी कर देते हैं, ये क्या वजूहात होती है ट्रीटमेंट के लिए इतना देर? देखें फिज़ा, ऐसा है, हम इसको यूँ देखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अलमिया क्या है, सर में दर्द हुआ, हमने सबसे पहले सेल्फ मेडिकेशन की, हमने पता नहीं ब्रूफिन ले ली, पैनाडोल ले ली, उससे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हम जाते हैं किसी अल्लाह वाले के पास कि मुझे दम दरूद कर दो, फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ा तो ये जाएगा किसी आम डॉक्टर के पास, उससे टीके शीके लगवाएगा, ड्रिपें पेन किलर के लिए। फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर ये आएगा किसी न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन के पास। मुझे लगता है उससे पहले साइकेट्रिस्टों के भी धक्के खाएगा वो। अब जब वो हमारे पास आएगा तो फिज़ा यहाँ पे जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, ये बहुत दर्द की बात है जी। ये जो सब अरेक्नोइड हेमरेज है, इसका 24 आवर में इलाज हो जाना चाहिए। अच्छा, 24 घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर, जैसे डायग्नोसिस। ओके, ठीक है। अब बहुत कम टाइम है। इशू क्या है कि हमारे पास मरीज आता है 3 दिन 4 दिन गुजार के, जब वो 3 दिन गुजार देता है तो इसके बाद इसका अगला स्टेज शुरू होता है जिसे हम कहते हैं वेजोस्पैज्म। सारी शरीयानें सुकड़ जाती हैं रिएक्शन के तौर पे, कहीं दोबारा ब्लीड ना हो जाए। अच्छा। जब वो सुकड़ जाती हैं तो हम कोई कुछ भी नहीं कर सकते 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक। अब मरीज़ को वहाँ 2 से 3 हफ्ते इंतज़ार करना। हाय हाय हाय। अब उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि भाई मुझे तो ब्रेन हेमरेज है, मेरी तो इमरजेंसी है, हाँ। मुझे क्यों नहीं कर रहे। हाँ। अगर उस वक्त किसी ने छेड़ा, जब वेजोस्पैज्म शरीयानों का सुकड़ जाना का पीरियड आ गया, कोई भी उसको छेड़ेगा इसको नुकसान होगा, फ़ायदा कभी नहीं होगा। अच्छा।
इसलिए लोगों को हमसे गिला ये है कि वहाँ पे मरीज़ क्यों इंतज़ार करते हैं। भाई आप आते देर से हैं, आप अगर फ़ौरन CT स्कैन करवा लें आधे घंटे से कम वक्त में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में। अच्छा, अगर डॉक्टर्स वेट का कहते हैं, आपके कहने का मतलब है कि उसमें भी फिर कोई वजह है? जी, उसकी वजह ये है कि हम उन शरियानों को दोबारा खुलने का इंतज़ार करते हैं। मगर उसमें कोई डेंजर जोन तो नहीं आएगा उस आएगा, टाइम पे? बिल्कुल आएगा। 3% पर डे के हिसाब से चांसेस हैं कि ये फट जाएगी दोबारा। आय हाय, तो लेकिन हल भी तो कोई नहीं है ना इसका। हल यही है कि टाइम पे जो आपने 24 घंटे कहा या तो फिर उस टाइम पे जाके फौरन इसकी ट्रीट करवाई मैंने इतना सादा लफ्ज़ कहा कि ये वो दर्द है जो ज़िंदगी में पहले किसी को कभी नहीं होता। बस इस बात को कोई याद रख ले और साथ में सिर्फ अपनी गर्दन को ऊपर नीचे करके देखे कि अकड़ तो नहीं गई। आय हाय। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया, मुझे एक बात बताइएगा कि अब ये जो गर्दन है, आपने कहा है कि कैसे करना है इसको, ये पकड़नी नीचे करें, अपनी चीन नीचे लगाएं, पकड़नी नहीं है, हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर दी और नीचे करें और देखिए फिजा, इधर देखिए, इधर देखिए जी, ये चिन्ह है, इसको सिर्फ यहाँ लगाएं। अच्छा, इधर लगा। अगर ये लग जाती है आसानी से तो इससे मतलब सब रेक्नोइड हेमरेज नहीं है। अच्छा, अगर नहीं लगती तो फिर खतरा, फिर मिग्रेन या सब रेक्नोइड हेमरेज। मेरी तो लगी नहीं रही डॉक्टर साहब, मैं जब भी जीना चाहती हूँ मेरी क्या लड़के डरा रहे, मैं तो वैसे ही हाथ पैर कांपना शुरू जाते हैं। डॉक्टर साहब मेरी नहीं लग रही। फीमेल में सर्विकल स्पैज्म होता है, पट्टों का अकड़ाव अक्सर रहता है। मुझे तो बहुत रहता है। हाँ, तो ये उस वजह से नहीं लग रही? उस वजह से। और तो कोई डरने की बात नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे शो पे आए, आप मुझे डरा के मैं आपको इतना सादा लफ्जों में इतनी सादा बातें बता रहा हूँ कि शायद कोई आपको बताएगा। एक लफ्ज़ अगर कोई याद कर ले कि इस जैसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ, फ़ौरन जाए CT स्कैन करवा ले। जनरल हॉस्पिटल में मुफ्त होता है वो जो दाखिल होते हैं, और 500 या 1000 रुपये लगता है जो कि दाखिल नहीं होते। अच्छा, और डॉक्टर साहब जैसे ये प्राइवेट अस्पतालों में अगर इसकी ट्रीटमेंट कोई करवा रहा होता है तो क्या ये बहुत महंगा इलाज है? जी बिल्कुल, बहुत महंगा इलाज है। अब फ़र्ज़ करो कि वो हमारे पास आ गया, उसकी एंजियोग्राफी हो गई है जी, तो फिर अब हम उसको हमारा एक बोर्ड होता है, वो बैठता है। अच्छा, वो ये डिसाइड करता है कि क्या इसको कोयल डलना है, अच्छा, कि इसको क्लिपिंग होनी है। क्लिपिंग का क्या सीन है? क्लिपिंग एक ऑपरेशन का नाम है, हम उस शरियान को बंद कर देते हैं। अच्छा, जो ब्लॉक होती है, जो फट जाती है, जो अच्छा फटने वाली शरियान को हम बंद ही कर देते हैं। ये फटना इस तरह होता है जैसे एक बैलून है। कभी पुराने बचपन में आपने बैलून फुलाए हों, तो जब हम बैलून फुलाते थे तो यहाँ से नहीं फूलता था, दरमियान से फूल जाता था, आगे से फिर नहीं फूलता। इसको कहते हैं एन्यूरिज्म। अच्छा, तो इसकी क्लिपिंग होती है। अच्छा, और डॉक्टर साहब कोई ऐसे प्रिकॉशंस जो ये बीमारी होने से बचा ले, कुछ ऐसी कोई बात कि मतलब ये सारी चीज़, अगर कोई प्रिकॉशंस वाली बातें बता दें, फिर दूसरा आप बता दीजिए कि हम डॉक्टर से भी बच सकें। कोई ऐसे सिम्टम्स अगर फील हो तो फिर फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना, ये सारी बातें। सब अरेक्नॉइड हेमरेज को कैसे बचाया जाए? स्ट्रेस फ्री लाइफ से। स्ट्रेस फ्री, टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस फ्री लाइफ। अच्छा, अब आप देखिए कि क्या हम इस तरह कर सकते हैं? नहीं, स्ट्रेस के बगैर कैसे जी सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है स्ट्रेस के बगैर बंदा जी सकता है। अच्छा, नहीं जी सकता। मुझे तो वैसे कोई स्ट्रेस नहीं है, अल्लाह का शुक्र, पता नहीं, मगर बाकी मैं देखती हूँ पूरी दुनिया स्ट्रेस के पीछे ही। अच्छा, ये बताएं फिजा, आप मानते हो अल्लाह कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब? बिल्कुल, बेशक, अल्लाह के जिक्र में ही बरकत है। नहीं, दिलों का इत्मीनान है, इत्मीनान भी इसी में, बिल्कुल बेशक। तो फिर तो बड़ा सादा सा है। अपनी लाइफ को सादा करते जाएं, ख्वाहिशात पे काबू रखना शुरू कर दें, बेशक आपको स्ट्रेस नहीं आएगी। हाँ, अब यहाँ तो मैं ये बात कह सकती हूँ ना कि टेंशन जो है वो अमीरों की बीमारी, गरीबों की नहीं है। बिल्कुल आप सही कहते हैं। आजकल फुटपाथ पे भी सोता है ना, तो बारिश होती है तो बाहर निकल के नाश्ता शुरू कर देता है। ब्रेन हेमरेज नहीं होता, ये तो मैं आपको सही कह रही थी ना। और ये अमीरों की तरफ से इस तरह हमने अपने घर छोटे बना लिए, छोटे नहीं बल्कि तंग बना लिए जी। हमने सहन रखने छोड़ दिए जी। हम आर्टिफिशियल सारे एसीज में रहने शुरू हो गए जी। सर, मैं आपकी भी बात को कोट करना चाहूँगी। आप माशाल्लाह इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतने अच्छे इंसान मेरे पास बैठे। जब भी मैं शो कर रही होती हूँ, कोई ऐसी पर्सनालिटी अगर मुझे अगर कोई सामने मेरे मुतारिफ हो जाए तो मेरे लिए सबसे बड़ा स्टार वही होता है। एक तो सबसे पहली बात ये कि कैसे शोबे में है, ऐसी खिदमत कर रहे हैं कि किसी की जान
जान बचाते हैं, तो मेरे लिए तो सुपरस्टार यही हैं पहली बात। और मैं ऐसे लोगों की इतनी इज्जत करती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। दूसरा मैं इनके बारे में ये बताना चाह रही थी कि जिस तरीके के प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, जिस तरीके के सर्जन हैं, वेरी सीनियर, और इन्होंने अपनी लाइफ में इनकी जो स्टोरी गोल है वो मैं आपको बताऊं कि इनको दुनिया में बहुत सी जगहों से ऑफ़र थी, मगर उसके बावजूद इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जो है प्रेफर किया, और ये जनरल हॉस्पिटल में है, ताकि यहाँ पर हर बंदे का इलाज कर सके। और इनको जो इल्म हासिल है, जो इनके हाथ में एक शिफा है, और जो इनको टेक्निक्स पता है, जो काम इनको आता है, उस काम का उन्होंने सही फ़ायदा जो है कहा कि सही लोगों को मिले, लोगों को शिफा जो है वो मिल सके और लोग सेहतयाब होकर निकले। क्योंकि पहले तो जहन खोल के इलाज होता था, ठीक है, जहनी दिमाग खोल के लोग इस तरह से पूरा खोल के रख देते थे। अब जो है यहाँ पर देखें, छोटा सा कट लगाते हैं और उसके बाद कैमरा डालते हैं या क्लिपिंग करते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट हो जाती है। तो ये ऐसे लोगों का कमाल है, हमें ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पजीराई करनी चाहिए, क्योंकि अपने मुल्क के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। सर आपको तो ये सलूट है सर, थैंक यू। अच्छा, आप अपनी थोड़ी सी लाइफ गोल्स भी बता दीजिएगा, मैंने अपने लफ्ज़ों में बताइए, बट आप भी प्लीज़। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अब्दुल माजिद का ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो मुझसे बेहतर हों। अरे वाह, अरे वाह। इस वक्त 4 मुल्कों के लोग मेरे पास, बच्चे मेरे पास काम कर रहे हैं। अरे वाह। और अबाउट 23 या 27 रेजिडेंट हैं जो न्यूरो सर्जरी सीखने के लिए मेरे पास हैं। अरे वाह। और मैं सारों से एक ही बात करता हूँ, बेटा मेरा गोल ये है कि आप मुझसे भी बेहतर बनो। माशाल्लाह। मेरे उस्ताद ने मुझ पे मेहनत की, बेटा मेरा आप मुझसे बेहतर बनना। क्या बात है। और ये मैं बिल्कुल आप लोगों को सच कह रहा हूँ कि जनरल हॉस्पिटल एक नेमत है पाकिस्तान में, और अल्लाह करे कि ये हमेशा ऐसा ही रहे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सर मगर एक पॉइंट मैं और भी रेस करना चाहूँगी, क्योंकि समटाइम्स देखें ना, ये भी होता है कि जो गवर्नमेंट के अस्पताल होते हैं वहाँ पर पेशेंट्स अगर ज़्यादा आ जाएँ तो बेड की कमी हो जाती है, फिर पेशेंट की ट्रीटमेंट का मसला हो जाता है। अब आपको पता है फिर इस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? फ़िज़ा हम हमेशा 3 हिस्सों में, क्योंकि इसको तो 24 आवर्स में आपने कहा ट्रीट भी करना है, फिर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अच्छा। एक इलेक्टिव मतलब प्लान्ड सर्जरी है, ठीक है। एक वो जो कि प्लान्ड नहीं है, इमरजेंसी है, ठीक है। और तीसरा वो पेशेंट है जिसको हम ये कहते हैं कि डे केस सर्जरी है। आप आएँ, ऑपरेशन करवाएं और उसी दिन चले जाएं। मिसाल के तौर पे स्पाइन को हम डे केस सर्जरी के तौर पे लेते हैं, आएँ ऑपरेशन करवाएं चले जाएं। ओके। इसी तरह ये जो इलेक्टिव सर्जरी है, ब्रेन ट्यूमर है, छोटा सा है, पेशेंट को सिंपल, अब उसके लिए तो ब्रेन ट्यूमर बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो हमें पता है कि वो उससे कुछ नहीं कहेगा। हम उसको दवाई देते हैं, कहते हैं भाई फलां दिन आ जाएं, आपका काम शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो ये जो हम ब्रेन हैमरेज है, ये तो इमरजेंसी है, इसको तो हमें दाखिल करना ही करना है, चाहे बेड हो चाहे ना हो। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम प्राइवेट रूमों से बेड निकालते हैं और एक्स्ट्रा लगा देते हैं, भाई अब इनको इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप लोग पेशेंट्स को मैनेज करते हैं फिर इस तरह के। मगर ये जो 9-9 घंटे की फिर ये जो पूरा ऑपरेशन सर्जरी होती है, फिर ये कैसे मैनेज होता है? क्योंकि आवर्स भी आप कभी 10 घंटे आप कह रहे हैं, 12 घंटे भी लग जाए, फिर ये कैसे मैनेज होता है? फिर आपने न्यूरो सर्जरी का सेटअप देखा नहीं है। न्यूरो सर्जरी के सेटअप में 10 थिएटर चल रहे हैं हर वक्त। वाह, अच्छा। और इन 10 थिएटर में 2 थिएटर ऐसे हैं जो कि 24 आवर चलते हैं, ठीक है, और बाकी 8 थिएटर 12 घंटे चलते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। दैट्स व्हाई आप, बड़ी बात है, इतनी खिदमत, इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। और शायद आपको ये भी पता हो कि हमारे पास 4 सीटी स्कैन हैं हर वक्त काम करने के लिए, 2 सुबह को 2 रात को। अरे वाह, टू गुड, वेरी नाइस। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। ये यकीन कीजिए कि हमारे पास अमेरिका से लोग आते हैं, हमारे बच्चे अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, वो भी आके यहाँ पे यही कहते हैं कि इस जैसा सेटअप कहीं नहीं है हमारे पास। जिस चीज़ की कमी है ना, ये मेरा एक दिल का एक दर्द है, वो है कि रिहेबिलिटेशन नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये नहीं है? ये नहीं है। मैं तो कहूँगा कि एक दिन हम अपील करते हैं ना गवर्नमेंट से, ये आप ये आपका कैमरा है सर, प्लीज़ आप बात करें। आप मैं सिर्फ मुख्तदिर लोगों से ये कहूँगा कि हमारे पास रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। ये जो यंग बच्चे जो एक्सीडेंट के साथ आते हैं, माजूर हो जाते हैं, इनको रिहेबिलिटेशन चाहिए होती है। फिजियोथेरापी इज़ नॉट रिहेबिलिटेशन, इट इज़ ए पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन।
तो मैं इनसे ये कहूँगा कि मेहरबानी करके कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाए जो कि सिंपल रिहैबिलिटेशन का हो। हमसे गोरे सिर्फ इसलिए आगे हैं कि उनकी रिहैबिलिटेशन बहुत ज़्यादा बेहतर है हमसे। मैं भी साथ साथ मरीम नवाज़ जी आपसे भी अपील करूँगी कि ये जिस तरीके से आपसे डॉक्टर साहब ने अभी बात की है, अगर इस पे हुकूमत की नज़र हो तो ये रिहैबिलिटेशन जो सेंटर है वो बनाए जा सकेंगे। बल्कि मैं तो ये बोलूँगी, इतने नेक इंसान हैं, आप शुरू करें, ये हुकूमत आपका साथ दे। कितने बच्चे, इन लोगों की जान बच सकती है, कितना नेक काम है। हमने हमारे पाकिस्तान को सेफ़ पाकिस्तान बनाना है, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी कितनी सारी चीज़ों के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो मैं डेली, मुझे लगता है मेरे शो पे मरीम नवाज़ी आपके लिए कोई ना कोई अपील लेकर आती हूँ, तो मुझे लगता है शायद आप मेरी ये आवाज़ सुन लें और इस के ऊपर भी काम करें, क्योंकि बहुत अच्छे नेक इंसान हैं जो ये बात कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लोगों की, हम मुसलमानों के सारे जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं। तो ये आप ये खिदमत खल्क ज़रूर देखें और ये जिस तरीके से अपील करें, जिस काम की अपील करें उसके ऊपर नज़र ज़रूर डालिएगा और ये काम जल्द से जल्द करवाइएगा। और सर कोई एंड में मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज देते हुए फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। सिंपल और सादा मैसेज है, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, सादा बनाएं, अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को कायम करें, अल्लाह आपको ऐसा नहीं छोड़ेगा। अरे वाह, क्या बात है। ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। थैंक यू। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी मैं आपकी एक बड़े अच्छे हीरो से मुलाकात करवाने लगी हूँ, बात कराने लगी हूँ, और बड़े फ़ैन हैं आप। आजकल तो सोशल मीडिया पे भी उनको इतना ज़्यादा देखा जा रहा है, जैसे किसी स्टार की फ़ैन फॉलोइंग होती है ना, उसी तरह ही मेरे भाई की फ़ैन फॉलोइंग है। मेरे शो पे भी आ चुके हैं और आपको पता है पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। पाकिस्तान के पहले कराटे कॉम्बो के वर्ल्ड चैम्पियन जो है वो बन गए हैं और दुनिया में इन्होंने पूरे पाकिस्तान का लोहा बनवाया है। और सिंगापुर में भी कराटे कॉम्बैट में इन्होंने जो है वो फ़तह हासिल कर ली। तो आज हमारे साथ है, मैं इनके साथ बात करना चाहूँगी, MMA फ़ाइटर शाहज़ेब रिंद। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? आप ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। वैसे अब बनता नहीं था कि स्काइप पे आज बात करें, मगर दिल करा था, हमने कहा चले आज आपको ऐसे फ़ोन पे ले लेते हैं। वरना दिल यही है कि आप जब जब लाहौर आए तो आप मेरे शो पर ज़रूर आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। हाँ, देखिए आपकी लाइफ की सबसे मुश्किल फ़ाइट अभी बीच में ये चल रही है, तो मैं ये लोगों के मतलब ताकि आपका मैसेज भी पहुंचाना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस बारे में बताएं कि जब इस पोजीशन पे आप खड़े थे, आपकी सबसे मुश्किल फ़ाइट थी, सबसे बड़ी फ़तह थी, तो इस वक्त आपका कॉन्फिडेंस क्या था, क्या सोच रहे थे, क्या दिमाग में प्रिपेयर क्या थी, कैसी प्रिपरेशन सब लेके गए थे? जी बिल्कुल, जब ये फ़ाइट मुझे ऑफ़र हुई थी, मुझे पता था कि ये जो है मतलब बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। वर्ल्ड टाइटल में फ़ाइट करना मतलब इट्सेल्फ बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। जी। तो मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं बहुत ही खुश हुआ। मैंने कहा चलो ये जो है अभी मेरा जो ड्रीम था वो कंप्लीट होने जा रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें चैलेंजेस फ़ेस करनी पड़ी। सबसे पहले तो आपको पता है फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ आपको होते हैं। फिर उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग कैंप है, मैं यूएसए में मेरा ट्रेनिंग कैंप होता है, वहाँ पे जो है जाना और वहाँ पे जो है कोचेज़ और एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं आपके। तो वो सबसे पहला चैलेंजिंग था। फिर उसके बाद जब मैं यूएसए पहुँचा, मैंने ट्रेनिंग कैंप अपनी शुरू की। बहुत ही टफ ट्रेनिंग कैंप थी। मैंने जो है वन ऑफ द टॉप कोच इन द वर्ल्ड उनको मैंने वो किया। और जो मेरा कोच है आसिम जैदी, ही इज़ वन ऑफ द टॉप कोचेस इन द वर्ल्ड, जो कि मतलब टॉप फाइटर्स को कोच करता है। अच्छा। तो वहाँ पे जी तो मैंने जब अपना ट्रेनिंग कैंप शुरू किया, मैंने टॉप कोचेस को सिलेक्ट अपने कैंप में रखा। और उसके बाद जब फाइट नज़दीक हुई तो मुझे सबसे पहले, आपको पता है वीज़ा बहुत इश्यूज़ होते हैं, तो मुझे वीज़ा का इशू हुआ। और थैंक यू टू ग्रीन टूरिज्म जिन्होंने मुझे अपने वीज़ा को अचीव करने में हेल्प किया। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। एक दिन पहले मुझे मेरा वीज़ा मिला, तो मैं फिर मुझे लग रहा था कि मैं फाइट नहीं कर सकूंगा वीज़ा की इशू से। अच्छा। जब मेरा वीज़ा हुआ तो मुझे लगा यार अब अच्छा, जो है देखिए आपको एक दिन पहले ही मिला?
जी, एक दिन नहीं बल्कि कुछ घंटे पहले मुझे मिला फ्लाइट से। हाय फ्लाइट मैंने बुक की हाय। थी, कुछ घंटे ही पहले मुझे वो वीज़ा मिला। तो अच्छा। उसके बाद जब मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे जो है आपको पता है फ़्लाइट के लिए आपको वेट कट करना पड़ता है। वेट कट करना जो है हमारा सबसे मुश्किल तरीन मतलब वो है। इसमें हम एक रात में जो है बहुत सारा वेट कट करते हैं। मैंने जो है 8 केजीज़ कम किया था मतलब ये 4 बात सच आवर्स है में। कि 7 से 8 किलो केजी कम कर लिया था आपने एक रात जी, में? बिल्कुल, एक रात में जी, है? बिल्कुल। तो ये जो है वो किस सबसे तरह किया था टफ़ेस्ट ये पार्ट तो था बता मेरे दें। लिए। जी बिल्कुल, ये जो है एक प्रोसीजर होता है प्रोफ़ेशनल फ़ाइट में आपको पता है हम जो है वाटर वेट कट करते हैं और मैं जब वेट मैंने कट की थी मेरा फ़ेस आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे अंदर चला गया था। मैं नहीं, आपको ऐसे बात को नहीं मैं जाने दूंगी। पिक्चर भी शेयर करूँ मैं ऐसे हाँ, बात को तो नहीं जाने बिल्कुल दूंगी। ये वाटर वेट कट क्या होता है, ये नई टेक्निक्स जो है ना, ये आप हमें बताएंगे, पूरा राज बताएंगे। आपकी जितनी बहनें देख रही हैं, सॉरी आपकी बहनें, मैं ही एक बहन हूँ, बाकी जितनी देख रही हूँ बहनें नहीं है, वो जो देख रही हैं और बता दें। मुझे पता है सब आपकी फ़ैन इतनी है। जी, कोई ये हम ऐसे करते हैं 2 वीक्स पहले जो है हमारा जो है वेट कट स्टार्ट हो जाता है, अच्छा। जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, वो बिल्कुल हम कट कर लेते हैं। ठीक है। बिल्कुल लिमिटेड रखते हैं हम 50 ग्राम्स या 40 ग्राम्स अ डे। अच्छा। तो उसमें हम प्रोटीन हम ज़्यादा करते हैं, वो हमारा एक परसेंटेज होता है कैलोरी वाइज़ हर बॉडी डिफरेंट होती है। उसमें मैं जो हूँ लेता हूँ 1500 कैलोरीज़ अ डे। उसमें अच्छा। जो है कार्ब्स बिल्कुल कम, फैट्स और प्रोटीन्स उसमें ज़्यादा होती है। और बाकी जो है लास्ट जब वीक होती है उसमें जो है हम जो साल्ट इंटेक होती है आपकी या जो सॉसेस होते हैं वो बिल्कुल मैं कट कर लेता हूँ। सॉल्ट मैं का कोई बिल्कुल इस्तेमाल प्लेन नहीं होता वैसे वो। बिल्कुल ज़ीरो अच्छा। ठीक है, ज़ीरो। क्योंकि आपको ओ। आपकी बॉडी में जो वाटर होती है ना वो रिटेन करती है। जब आप हाँ। साल्ट लेते हो वो साल्ट जो है आपकी बॉडी में वाटर रिटेन करती है। ब्लोटिंग भी तो वो होती है बिल्कुल जी, मैं जिस्म फूलता है, जी, सही। जी। तो ये जो है बहुत ही बड़ा मतलब इसको सीखने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है। आप मेरे जो फैन्स हैं और जो आपके व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल जो है फ्री में इसको एन्जॉय कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि वो मतलब उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है फ्री में। तो ये जो है बहुत इसके पीछे मैंने बहुत कोर्सेज़ किए हैं, बहुत पढ़ा है, तो ये बहुत जो वन ऑफ द इंटरनेशनल टॉप ट्रेनिंग होती है शाज़िब भाई, और पाकिस्तान का अगर हम यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम देखें तो इसका क्या कंपेयर करें तो क्या लेवल है? इसका मेरे लेवल जो है बहुत ही ऊपर है। आपको पता है हमारे जो कोचेज़ हैं वो जो है ओल्ड टाइम में रह रहे हैं। हमारे कोचेज़ तो बहुत ही बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट कोचेज़ इन द वर्ल्ड। लेकिन अभी जो है हमारा जो गेम है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। इसमें जो है साइंस का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। इसमें हर चीज़ आपकी ट्रेनिंग, आपके न्यूट्रिशन सब कुछ आपका साइंस के साथ इन्वॉल्व है। आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ता है। हम यहाँ पे ट्रेनिंग जब करते हैं हमें पता नहीं होता है हमें क्या खाना चाहिए और फाइट से पहले क्या खाना चाहिए, वेट कट से पहले क्या खाना चाहिए, मतलब हमें कोई उसका इल्म नहीं है। अपने बॉडी का बिल्कुल पता नहीं है, वाटर कितना लेना है हमें और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कैसे हमने मेंटेन करना है। क्योंकि आपकी बॉडी जो है आप जैसे उसको ट्रीट करोगे वो आपको वैसे ही ट्रीट बैक करेगा। उसके लिए आपको जो है उसका टेक केयर करना पड़ेगा। आपको उसको फ्यूल देना पड़ेगा। जैसे गाड़ी चलती है उसको चाहिए होती है या उसको ऑयल उसका चेंज करना पड़ता है। इसी तरह आपकी बॉडी भी इसी तरह है, आप उसको मेंटेन करोगे, आप उसका ख़्याल रखते हो। तो फॉरेन कोचेज़ और इन कोचेज़ में जो है ये फ़र्क है, वो जो है बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, वो जो है साइंस को इस गेम के साथ इन लोगों ने इन्वॉल्व किया हुआ है। अब मैं जब वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ मुझे अब पता चल रहा है यार ये गेम जो है बिल्कुल डिफरेंट है। ये वो नहीं है जो हम सोच रहे थे कि हार्ड वर्क करो, सिर्फ हार्ड वर्क करो, भागते रहो और ट्रेनिंग करो और ये जो है आप इस तरह आप अचीव इस तरह नहीं है। आप हार्ड वर्क भी करोगे, स्मार्ट वर्क भी करोगे। आप जो है चीज़ों को देखोगे, आप अपने बॉडी को समझोगे, फिर जाके आप जो है एक हाई लेवल एथलीट बनोगे। अच्छा शाज़िब भाई, मुझे बताइएगा कि ये जो जब आप फाइट कर रहे थे अभी, ये जो इस तरह की सारी चीज़ें जो आप उसके मुंह पे जब ये पंच कर रहे होते तो क्या इससे उसके मुंह की हड्डियां, जबड़े, दांत सब कुछ टूट सकते हैं? हाय अल्लाह। हाँ जी, जी, बिल्कुल। ये तो क्या कहते हैं इसको वो दूसरा फाइटर भी ट्रेन कर रहा है। वो जो है अपना पूरा ज़िंदगी उसने लगाया है किसी और को मारने के लिए। जब आप फाइट में जाते हो आपका यही सोच होता है कि मैंने दूसरे अपोनेंट को नॉकआउट करना है, उसको अनकॉन्शियस करना है। हाँ। जैसे कि आप मेरी फाइट भी आपने देखी होगी, बाकी हमारे फैन्स हैं उन सब ने भी देखी होगी। स्टार्ट में मुझे पंच लगा था और वो लड़का बहुत ही पावरफुल था और पता नहीं मेरे ख़्याल फुल से पावर से मारते हैं? ये जो पंच है फुल पावर होती है? जी, जी। जी, ये तो मतलब जितना आप बॉडी में आपका जान है, आप उस उतने स्पीड से पावर पंच मारते हो। और जो कराटे कॉम्बैट है, इसकी ग्लव्स बिल्कुल शॉर्ट है। इसके बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे बॉक्सिंग के आप तो देखते हो, ये बॉक्सिंग के फेस बड़े-बड़े के जब ग्लव्स आप होते हैं। हिस्से पे जो ये मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं, किस जगह पे मारना होता है फेस के? ये आप मार सकते हो, कहीं भी मार सकते हो। मुझे तो आंख यहाँ पे पे, कट की नाक पड़ी पे, थी। मुंह पे, जी, हाथ जी, जी, जहाँ हर लग जगह। जाए? हाँ। जी, जी, हाय ये फाइट अल्लाह। अब जब
मेरी फाइट हुई थी, मुझे पंच लगी थी, ये मेरा यहाँ से बिल्कुल कट हो गया था, कट लगी थी, और ये आंख मेरा जो है बिल्कुल मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था जब मुझे पंच पड़ी पंच थी। के साथ फट गया था ये? जी जी, ये पंच से पट गया था, और आप देख सकते हो फाइट में वो ब्लड भी उसमें हो रहा है, और उसके बाद अनकॉन्शियस से हो जाता है बंदा, नजर नहीं आता, दिमाग काम करना छोड़ देता है। शाहजेब भाई, मुझे पंच लगी बताएं थी। कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या क्या है, क्या प्लान्स हैं, आप किन टारगेट्स पे आपकी जो है ना बारीक नज़र है, किसको आप, वो लोग कहते हैं ना कि जब तक कि आपको अपने पते का फाइनल डेस्टिनेशन का ना पता हो तो आपने सफ़र नहीं शुरू करना, तो अब किस चीज़ को टारगेट किया हुआ है आपने? जी बिल्कुल, मेरा फाइनल टारगेट यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया। अब मैं इसको नेक्स्ट दिसंबर में यूनिफाई करूँगा। फिर उसके बाद मेरा प्लान ये है, जो दुनिया के सबसे टॉप, वन ऑफ द टॉप फाइटर्स, जिस लीग में भी हो, UFC हो या बाकी जो भी लीग्स हो, उनमें जो वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स इन द वर्ल्ड, उन सबको बीट करूँ और उनका टाइटल अपने कंधे पे रखूँ। वाह, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, पूरे पाकिस्तान की दुआएं आपके साथ हैं, आपकी वालदा की दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच शाहजेब भाई, फिर मुलाकात करते हैं जब लाहौर आएंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, ऐसे देखें छोटी छोटी ख्वाहिशें करके अपने अंदर एम्स, अपने अंदर जज्बा पैदा किया, और इसी तरीके से आगे आप देखें, आगे चलते चलते जो कामयाबियां हैं उनकी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आज कामयाबियां इनके कदम चूम रही हैं, और आगे भी मज़ीद इनके और गोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं जो उन्हें हासिल करनी है। इसी तरह हमारी जो नौजवान नस्ल है जो वेली बैठी हुई है, मैं उनसे भी कहूँगी कि कुछ सोचें अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द को गिवर ही बनाया, मतलब अल्लाह ताला ने बताया है कि मर्द को काम करना है, प्रोवाइडर बनाया, उसको प्रोवाइड करना है, उसने अपनी चीज़ को आगे फैमिली को लेके चलना है, उनको देना है, रिस्क देना है, ठीक है, उनको सेफ्टी देनी है, सब कुछ करनी है, तो आपने कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना है। तो किसी भी लिहाज से, स्पोर्ट्स में, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसी भी चीज़ में काम कीजिए, अपना नाम बनाइए। आपसे मुलाकात करती हूँ कल। खुदा हाफ़िज़।